की शुरुआत में हमें एक विला को दिखाया जाता है और विला के अंदर बैठा होता है एक शख्स जो कि कह रहा होता है कि मुझे पैसे बनाने हैं भाई, मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, कैसे भी हो मुझे पैसे चाहिए। वो ये सोच सोच के ही बहुत परेशानी में बैठा होता है और ये और कोई नहीं हमारा एमसी होता है। एमसी का नाम लियो होता है और लियो हमें बताता है कि मैं थोड़े दिन पहले हाई चेन का सबसे बड़ा प्ले बॉय था। आज की बात करूं तो आज के टाइम में मेरे सर के ऊपर 2 ट्रिलियन का कर्जा है और उम्र कैद की सजा का खतरा है। अभी आधा महीना पहले मेरे पिता ने रहस्यमय ढंग से सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया और विरासत में मेरे किलिंग ग्रुप के ऊपर 2 ट्रिलियन का कर्जा छोड़ के वो चले गए। इससे मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई, मानो ऐसा लग रहा हो कि मुझे स्वर्ग से नरक में फेंक दिया गया। अब मुझे इस कठोर जिंदगी का सामना करना पड़ेगा। हमारा एमसी इसी बातों में चिंता में होता ही है कि तभी उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है। लियो अपनी गर्लफ्रेंड का कॉल उठाता है और कहता है कि हेलो बेबी कैसी हो। तभी उसकी गर्लफ्रेंड सामने से बोलती है, लियो मैंने सिविल सर्विस का एग्जाम क्रैक कर लिया है और अब मैं तेरे से पीछा छुड़ाना चाहती हूँ, मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। अब गर्लफ्रेंड की ये बात को सुन के लियो को बहुत तगड़ा झटका लगता है। लियो कहता है अपनी गर्लफ्रेंड से कि सक्सेस मिलने के बाद वो क्या उसे छोड़ना चाहती है। इस पे लियो की गर्लफ्रेंड कहती है कि लियो मुझे माफ करना पर तुम्हारे ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं तो तेरे साथ नहीं रह सकती। अब लियो अपनी सिचुएशन को समझता है और फिर कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, पर मैंने जो तुम्हें पैसे दिए थे क्या तुम उसे लौटा सकती हो? अगर तुम उन पैसों से आधे पैसे भी मुझे लौटा दोगी तो मेरा काफी हेल्प हो जाएगा। अब लियो की इस बात को सुनते ही उसकी गर्लफ्रेंड फोन को काट देती है, जिसका सीधा मतलब होता है भाई चूना लगा गई वो चूना। अब अपने आसपास के सभी दोस्तों को, अपने यारों को, अपने रिश्तेदारों को दूर जाता हुआ देख के एमसी सोफे पे बैठता है और रोते हुए कहता है कि मेरी माँ तुमने मुझे ये पेंडेंट दिया था, इस पेंडेंट को लेके मैं शॉप पे गया था ताकि मैं सोच रहा था कि मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे, पर ये पेंडेंट भी नकली निकला। तभी एमसी खुद को संभालते हुए टेबल पे हाथ मारते हुए उठता है और खड़े होते हुए कहता है कि रोने से काम नहीं चलने वाला, मुझे इस रियलिटी का सामना करना ही पड़ेगा और इससे पीछा छुड़ाने के लिए मुझे अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं इंतजार करते हुए अपने टाइम को ऐसे ही वेस्ट नहीं कर सकता। एमसी अपनी शर्ट को पहनता है और शर्ट पहनते हुए कहता है कि अभी भी मेरे पास 6 महीने का समय बचा हुआ है। अब मेरी जो डूबती हुई नैया है उसको एक ही औरत बचा सकती है। अगर मैं किसी भी तरह उसे अपनी साइड कर लूं तो हो सकता है कि मेरा किलिंग ग्रुप बच जाए। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पे हमारा एमसी बाहर घूम रहा होता है और वो एक बैनर को देख रहा होता है जहां पे एक लड़की का फोटो होता है। उस लड़की के फोटो को देखते हुए एमसी कहता है ये लड़की गैलेक्सी ग्रुप की सीईओ है जिसका नाम येलेन है। गाइस इसका नाम थोड़ा अटपटा है, मैं इसे लीना कहूंगा। ओके लीना, जिसे क्वीन ऑफ बिजनेस के नाम से भी जाना जाता है। इसने 4 महीने के अंदर ही गैलेक्सी ग्रुप को लॉस से प्रॉफिट में पहुंचा दिया। लियो काफी कॉन्फिडेंस से उसकी फोटो को देख रहा होता है और कहता है कि अब ये ही मेरा टारगेट है। इसी बीच एक लड़की लियो से टकराती और बिना कुछ बोले ही वो आगे चली जाती है। अब इस लड़की की इस बेरुखी को देख के एमसी कहता है कि वो लड़की क्या तुम पागल हो गई हो क्या? और एमसी अपने मन में कहता है इस लड़की के टकराने से मुझे तो काफी दर्द हुआ, ये लड़की कोई औरत भी है, ये तो काफी ताकतवर है। अब एमसी वहां से जाने लगता है और कहता है कि आज का तो दिन ही खराब है। हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक छत पे जा रही होती है और उसके जो पास बैग होता है उसके अंदर स्नाइपर होती है। वो स्नाइपर को हाथ में पकड़ के कहती है कि अब काम खत्म करने का समय आ चुका है। इस लड़की का नाम लूसियन होता है। अब देखो इसका नाम भी बड़ा अजीब है तो हम इसे लूसी कहेंगे। लूसी एक असैसिन है और ये यहाँ पे किसी का गेम बजाने के लिए आई है। लीना अपनी स्नाइपर उठाती है और एक लड़की पे यानी कि अपने टारगेट पे एम करती है और वो टारगेट और कोई नहीं लीना होती है। लीना वहीं से गुजर रही होती है और उसके साथ होती है उसकी बॉडीगार्ड मियान। अब देखो इसका नाम भी बड़ा अजीब है यार, हम लोग इसे मीना कहेंगे। अब उन दोनों को रास्ते से जाता हुआ देख के लियो भी वहां पहुंच जाता है और लीना को आवाज मारते हुए कहता है कि मेरा नाम लियो है और मैं किलिंग ग्रुप का ओनर हूं। लियो लीना से बात करने के लिए उसके पास आ रहा होता है लेकिन उसकी बॉडीगार्ड मीना उसे वहीं पे रोक लेती है, पर लियो फिर भी हार नहीं मानता। वो कह रहा होता है लीना से कि मेरे पास $1 बिलियन की डील है और वो सिर्फ लीना से थोड़ी देर बात करना चाहता है। जबकि लीना की बॉडीगार्ड लियो को पीछे हटाते हुए कहती है कि अरे पीछे हटो, हमें जाने दो, हमारा रास्ता मत रोको। बॉडीगार्ड की इस बात को सुन के लियो चिढ़ता है और वो कहता है कि मैंने लीना से मिलने के लिए पूरे दिन का वेट किया है, इसलिए आज तो मैं लीना से बात करके ही जाऊंगा। अब लियो की इस बात को सुन के बॉडीगार्ड चिढ़ जाती है और वो गुस्से में उसे फेंकते हुए कहती है कि अब यहाँ से दफा हो जाओ। हालांकि लियो हवा में उड़ता हुआ
भी कहता है कि तुमने फेंका तो फेंका पर मुझे गलत डायरेक्शन में फेंक दिया। अब इसी बीच हमें असैसिन को दिखाया जाता है जो कि अपना एम सेट कर चुकी होती है लीना के ऊपर, और वो अपने एम को देख के कहती है कि ये तो बिल्कुल परफेक्ट एम है, और वो गोली चला देती है। बट दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है उस गोली का शिकार लीना नहीं लियो हो जाता है, और वो गोली लियो को जाकर लग जाती है, जिसे देख बॉडीगार्ड हैरान होते हुए कहती है अरे ये अभी क्या हुआ और मैं कहां पे हूं और ये बुलेट कहां से आई। इसी बीच हमें असैसिन को भी दिखाया जाता है जो कि काफी शौक में होती है और कहती है कि धत तेरी की, लगता है मैंने आज भी गलत पर्सन पर गोली चला दी। हमें लियो को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी से खून निकल रहा होता है। अब इस खून को देखते हुए लीना कहती है कि तुम जागे रहो, बस तुमने आज मुझे बचाया है, तुम इस तरह मर नहीं सकते। यहाँ पे हमें एमसी को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है मेरी सांसें भारी हो गई हैं, जैसे कि किसी ने मेरी छाती के ऊपर बहुत बड़ा भार रख दिया हो। क्या यही मरने का एहसास है? अब मुझे समझ में आ रहा है कि मरने के समय ऐसा फील होता है। एमसी ये सारी बातें सोच रहा होता है, और जबकि लीना वहां पे चिल्ला रही होती है एम्बुलेंस के लिए, और हमारा एमसी का माइंड यानी कि उसका विजुअल जो देख रहा था वो कहीं और ही चली जाती है। आई मीन सोल ही कह सकते हैं, सोल कहीं और ही चली जाती है। वो एक टेम्पल के बाहर पहुंच गया होता है और जिसे देख के वो सोचता है कि क्या ये कोई डिवाइन प्लेस है। उस टेम्पल को देखने के बाद एमसी सोचता है कि शुक्र है मैं स्वर्ग में पहुंच गया हूँ, मुझे तो लगा था मेरे कर्मों की वजह से मुझे नर्क नसीब होगा, पर ये मेरे लिए अच्छी बात है कि अब मैं स्वर्ग में रह पाऊंगा। तभी उसके सामने सिस्टम की विंडो पॉपअप होती है और जिसमें लिखा होता है द गॉडेस कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम हैज बीन एक्टिवेटेड, स्टार्ट टू बाइंड द होस्ट। अब स्क्रीन को देख के एमसी सोच रहा होता है कि अरे यार आखिर यहाँ चल क्या रहा है, ये चीज क्या है। तभी एमसी को दिखाया जाता है जो कि अलग ही दुनिया में पहुंच गया होता है और उसके सामने वही सिस्टम विंडो पॉपअप होती है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हें गॉडेस कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम मिला है, इस वजह से 1 घंटे के लिए जी पाएगा, उसे 1 घंटे जीने के लिए लाइफ की ऊर्जा दी जा रही है। अब इस ऊर्जा को इंक्रीज करने के लिए और एमसी को और ज्यादा जीने के लिए किसी गॉडेस से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। एमसी जब तक उस गॉडेस के पास रहेगा उसे पॉइंट दिए जाएंगे और उन पॉइंटों को चेंज करके वो आइटम भी खरीद सकता है और कोई स्किल्स भी खरीद सकता है। अब इस डिस्प्ले को देखने के बाद एमसी सोचता है कि लगता है मेरा कोई चीट सिस्टम एक्टिवेट हो गया है, पर इसका फायदा भी क्या होगा यार, मेरे पास तो 1 ही घंटा बचा है बस। हमें थोड़ी टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एमसी हॉस्पिटल में उठता हुआ सोच रहा होता है कि मुझे साफ साफ मालूम था कि मुझे गोली लगी थी, पर मैं जिंदा कैसे हूँ, ऐसा लगता है कि भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया है। एमसी ये सोचता हुआ बेड से उठता ही है, तभी सामने आती है एक फिगर आता है जो कि पूछ रहा होता है कि ओ तो तुम जाग गए। एमसी सोच रहा होता है कि लगता है मैं अभी मरा नहीं हूँ, ये गॉडेस कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम सच में है, ये कोई इल्यूजन नहीं था मेरा। तभी लीना एमसी के सामने आती है और कहती है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, ये बहुत बढ़िया बात है कि तुम बच गए, तुमने मेरी जान बचाई है और मैं इस बात का एहसान कभी मरते दम तक नहीं भूलूंगी। लीना की इन बातों को सुन के एमसी चौंकता है और सोच रहा होता है कि अरे नहीं मैं तो पहले ही मर चुका था, तो इसका मतलब सिस्टम ने मुझे 1 घंटा दिया है, इसका मतलब सिस्टम ने मुझे 1 घंटे की लाइफ दी है, अब मुझे इस 1 घंटे का पूरा फायदा उठाना चाहिए। अगर मैंने किसी गॉडेस से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो मेरी लाइफ बढ़ जाएगी और अगर मैं फेल हो गया तब तो भाई मर गया मैं, अब मेरे पास हारने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है, वैसे भी मैं मरा ही हुआ था, 1 घंटे की लाइफ में हो सकता है कि मैं एक कोशिश कर लूं। तभी लियो लीना के सामने कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए कहता है कि मैं जानता हूं कि आपके लिए ये डिफिकल्ट होगा और ये एक ऐसी चीज है जो मुझे अभी बचा सकती है। लीना मैं चाहता हूं कि आप मेरी कंपनी आई मीन किलिन ग्रुप को ज्वाइन करें और उसमें प्रेसिडेंट की सीट लें। लीना उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को देखती है और फिर कहती है कि मैं जानती हूँ कि किलिन ग्रुप इस समय बहुत ही मुसीबतों से घिरा हुआ है और हाल ही फिलहाल में मेरी सेहत भी बिल्कुल सही नहीं है, मैंने सोचा था कि मैं इस कंपनी से रिजाइन करूंगी और कुछ दिनों की छुट्टी करूंगी, रेस्ट करूंगी, पर तुम्हारी बात अलग है, अब जबकि तुमने मेरी जान बचाई है तो इस मामले में मैं तुम्हारे इस प्रपोजल के बारे में सोचूंगी। अब लीना की इस बात को सुन के लियो रोतड़ू सी शकल बनाता है और फिर कहता है कि बड़ी बहन आप सोचो पर 1 घंटे से ज्यादा समय मत लेना, नहीं तो बच्चे की जान चली जाएगी। तभी रूम में एक बंदा आता है जो कि कहता है कि लियो अरे यार मछली की तरह फड़फड़ाना बंद करो, तुम बस इंतजार करो और जेल जाने की तैयारी करो क्योंकि पैसे तो तेरे से दिए जाएंगे नहीं। हमें उस बंदे को दिखाया जाता है गोल्डन हेयर वाले चोमू बंदे को जिसके हाथ में बुके होता है। ये बंदा
होता है ली हैक्सॉन और ये यंग मास्टर होता है गैलेक्सी ग्रुप का। जी हाँ, ये वही ग्रुप है जहाँ पे लीना काम करती है एज ए सीईओ। ली कहता है कि गैलेक्सी ग्रुप तो तुझे कभी सपोर्ट करेगी ही नहीं, लीना मेरी है और तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि तुम उससे दूर रहो। तुम्हें अभी अपनी हालत पे ध्यान देना चाहिए, तुम्हें अपनी हार को स्वीकार कर लेना चाहिए। अब ली की इन बातों को सुन के लियो जो है वो लीना की तरफ देख के कहता है कि अच्छा तो तुम इसकी हो, ये तो काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। जबकि ली कहता है कि अब तुम्हारा कोई चांस नहीं है बेटे। हालांकि लीना लियो की बात को सुन के काफी कंफ्यूज होती है। तभी ली घुटनों में बैठ के लीना को प्रपोज कर देता है शादी के लिए और साथ में ली कहता है कि अगर तुम मेरी वाइफ बन जाओगी तो तुम चेयरमैन की वाइफ कहलाई जाओगी और इस वजह से तुम कभी भी रिजाइन नहीं कर पाओगी। अब ली के अरमानों में पानी फेरते हुए लीना कहती है कि अरे यार जल्दी खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारी इस रिक्वेस्ट को कभी मान ही नहीं सकती क्योंकि हम दोनों का कोई मैच ही नहीं है। अब लीना की इन बातों को सुन के ली का सटक जाती है। वो कहता है कि लीना तुम क्या चाहती हो कि मेरी कंपनी बर्बाद हो जाए। इस पे लीना भी काफी हैरान होती है। वो कहती है क्या बर्बाद मैं करूंगी। अब इन बातों को सुन के लीना एकदम से अपने सर को पकड़ रही होती है, उसे सर दर्द हो रहा होता है, वो नीचे गिरने वाली होती है लेकिन उसका बॉडीगार्ड यानी कि मीना उसे पकड़ते हुए कहती है कि मैडम लगता है कि आपका सिर दर्द वापस से हो रहा है। इस पे लीना कहती है कि हाँ ऐसा लग रहा है कि ये जाने ही नहीं वाला, ये बार बार हो रहा है और अब तो हद ही हो गई, मैं खुद को संभाल नहीं पा रही हूँ। ये देख के ली के हाथ से फूल का गुलदस्ता गिर जाता है नीचे और वो गुस्से में कहता है कि लीना एक्टिंग करना बंद करो। लीना के काफी क्लोज आते हुए कहता है कि तुम मेरी पत्नी बनोगी या फिर मुझे धोखा दोगी, साफ साफ बस बता दो। इस पे लीना भी चिल्लाते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें धोखा कब दिया और ये तुम जितनी भी बेफजूल बातें कर रहे हो ये किसी काम की नहीं है। मेरी तबीयत अभी सही नहीं है और मैं अपने सिर दर्द से ही लड़ रही हूँ। और रही बात तुम्हारी पत्नी बनने की तो कभी सपने भी मत सोचना कि मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी। अब लीना की इस बात को सुन के ली कुछ बड़बड़ा रहा होता है लेकिन उसी बीच मीना आ जाती है बीच में और वो कहती है कि ली आप कृपया शांत हो जाइए। अब इस पे चिढ़ता हुआ ली कहता है कि मीना तुम क्या सोचती हो अपने आप को, तुम हो कौन, तुम्हें हमारे बीच में इंटरफेयर करने की इजाजत दी किसने। ली चिल्लाता हुआ कह रहा होता है कि तुम भूलो मत तुम्हें जो सैलरी मिलती है वो गैलेक्सी ग्रुप से मिलती है ना कि लीना से, और आगे चल के कभी भी तुमने मेरे मामलों में टांग अड़ाने की कोशिश भी की ना तो मैं तुम्हें मरवा दूंगा और तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी बीमार बहन जो कि बिस्तर में पड़ी है उसका क्या होगा। इसी बीच हमारा एमसी मीना को देखता है और सोच रहा होता है कि ओ तो ये मीना है, ये भी मेरे कॉन्ट्रैक्ट टारगेट है। इसी बीच ली हाथ उठा रहा होता है मीना पे, तुम बदतमीज मेरे रास्ते से हट जाओ, और वो मीना को थप्पड़ मार ही देता है। इसी बीच एमसी उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है कि अरे रुक जा भाई। ली का गुस्सा इस पे भी शांत नहीं होता। वो चिल्ला के कहता है कि लियो तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे फैमिली मैटर पे दखल देने की। और एमसी अगले पल ली को कस के थप्पड़ जड़ देता और कहता है कि औरतों से बात करने की तमीज नहीं है तुझे। अब ये सीन देख के लीना कहती है कि अरे यार इसने तो थप्पड़ मार दिया इसे, जबकि मीना कहती है कि अब मुझे लगता है कि एक बड़ा खतरे में पड़ने वाले हैं हम लोग। ली जिसकी हालत बहुत खराब हो गई होती है थप्पड़ की वजह से, उसका गाल सूज गया होता है, वो हाथ गाल पे हाथ रखता हुआ कहता है कि लियो तुम बस देखते जाओ, मेरा बाप तुझे छोड़ेगा नहीं। ली की इस बात को सुन के लियो भड़क जाता है और वो अगले पल दे धनाधन मारता है भाई, थप्पड़ पे थप्पड़। वो सोच रहा होता है, एमसी सोच रहा होता है उसे थप्पड़ मारता हुआ कि अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया लीना से तो वैसे भी मेरी मौत पक्का ही है, तो क्यों ना मैं अपनी हाथों की खुजली इस पे मार के निकाल ही लूं। एमसी ली को धनाधन थप्पड़ मार रहा होता है और उससे बोलता है कि तुम्हारा बुढ़ा बाप आके यहाँ पे कर क्या लेगा, मेरा उखाड़ क्या लेगा, आने दे उसको भी, उसी की भी पिटाई ऐसे ही होगी। अब 500-600 थप्पड़ खाने के बाद ली को होश आता है और वो कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, मेरी गलती थी, मुझे छोड़ दे भाई, छोड़ दे प्लीज। अगले पल हमारा एमसी उसे रूम से भगाता है और कहता है कि इधर दोबारा मत आना, जबकि ली बाहर निकलता हुआ हमारे एमसी को धमकी दे के जाता है। जबकि इस सीन को देखते हुए लीना सोचती है कि ये बंदा तो कितना बहादुर है। एमसी की इन बातों से इंप्रेस होने के बाद लीना तभी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है। लीना कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद एमसी से कहती है कि लियो मैंने अपना मन बना लिया है और मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। कॉन्ट्रैक्ट साइन होता हुआ देख के एमसी बहुत खुश होता है। वो कहता है कि मेरी देवी मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। एमसी की इस बात को सुन के लीना काफी कंफ्यूज होती है, इसकी
गॉडेस। अब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया था, तभी अगले पल सिस्टम की डिस्प्ले पॉपअप होती है जो कि उसे बताती है कि कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुली साइन हो गया है, जिसकी वजह से तुम्हारी जो लाइफ है वो 7 दिन बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से तुम्हें 2 रिवॉर्ड भी दिए जा रहे हैं। जल्दी से चेक करें और उसे स्वीकार करें। हमें दिखाया जाता है कि एमसी के हाथ में 2 कार्ड होते हैं। एक के बारे में हमें बताया जाता है जो कि होता है मन की शांति के लिए। एमसी उस कार्ड को पकड़ते हुए कहता है कि अच्छा तो ये रिवॉर्ड है, आखिर मुझे इसका यूज कैसे करना है। तभी अगले पल लीना एकदम से गिरने लगती है। एमसी उसे पकड़ता है, थामता है अपने हाथों से और कहता है कि आखिर इसके साथ गड़बड़ क्या है। जिसपे लीना कहती है कि तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मैं हेजिटेट कर रही थी। जिसपे लीना कहती है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए हेजिटेट इसलिए कर रही थी क्योंकि इसकी भी मेरी वजह है। मुझे कुछ दिनों से बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है, जिससे कि मुझे भूलने की आदत पड़ रही है और इस हालत में मैं काम नहीं कर पाती, इसलिए मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोचने के लिए टाइम मांग रही थी। अगर मेरी हालत ऐसी रही तो मैं काम नहीं कर पाऊंगी और मुझे ये भी डर है कि अगर मेरी यही हालत रही तो मैं तुम्हारी कंपनी कैसे संभाल पाऊंगी। लीना की इन बातों को सुन के एमसी सोचता है कि मुझे जो सिस्टम से रिवॉर्ड मिला है वो मैं खुद पे भी ट्राई कर सकता हूँ और कॉन्ट्रैक्ट की हुई गॉडेस पे भी यूज कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि इस गॉडेस के पास डिवाइन कैलकुलेशन है, जिसकी वजह से इसे सिर दर्द हो रही है। एमसी लीना से कहता है कि मैंने कुछ चाइनीज मसाज टेक्निक सीखी हैं, हो सकता है कि उनसे तुम्हारी बात बन जाए। अगले पल एमसी लीना को हेड मसाज कर रहा होता है और लीना ये देख के कहती है कि मैंने तुम्हें फिर से मुसीबत में डाल दिया, जबकि मीना कहती है कि ये ना चीजें बिल्कुल यूजलेस हैं। हमारी सीईओ लीना ने बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटलों से दवाइयां ली हैं और फेमस डॉक्टरों को दिखाया है, पर कोई भी उनकी माइग्रेन की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया। अगर तुम्हारे इस मसाज से ये ठीक हो गई तो ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। एमसी थोड़ी देर हेड मसाज करता है और उसके बाद वो कहता है कि मेरी टेक्निक काफी यूनिक है और वो अगले ही पल लीना के सर पे वो कार्ड को अटैच कर देता है, लगा देता है। अब उस कार्ड को लगाने के बाद लीना बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये देख के उसकी बॉडीगार्ड कहती है कि क्या आपको अच्छा लग रहा है। हमें दिखाया जाता है लीना जो कि खुशी से नाच रही होती है और वो कहती है कि अरे मुझे जरा भी दर्द नहीं हो रहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरा दर्द एकदम से गायब हो गया। इस पे मीना काफी हैरानी से लीना की तरफ देख रही होती है और कहती है कि सच में इस टेक्निक ने तो महंगी से महंगी दवाई से भी अच्छा काम किया है। अगले पल लीना एमसी को थैंक यू करती है और कहती है कि तुमने सिर्फ मेरी जान बचाई नहीं है, जबकि मेरे को माइग्रेन से भी राहत दी है। ये माइग्रेन मुझे काफी लंबे समय से परेशान किया हुआ था और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हें रीपे कैसे करूंगी। लीना जो कि ये बात पूरी कर रही होती है, जबकि एमसी को दिखाया जाता है जिसका ध्यान लीना के सर के ऊपर लिखे हुए इंटीमेसी +3 पॉइंट पे होता है। अब इन पॉइंट को बढ़ाने से एमसी सोच रहा होता है कि अच्छा तो इंटीमेट पॉइंट जो हैं वो इंटरेक्शन से ज्यादा बढ़ते हैं, जिनका फायदा मैं अपनी स्किल के लिए और भी चीजों से यूज कर सकता हूँ। सिस्टम को पता है कि कैसे खेला जाता है। तब लीना एकदम से शॉक होती है और वो कहती है कि 1 मिनट रुको, मुझे सब कुछ याद आ रहा है धीरे धीरे। वो अपने हाथ में एक पेन ड्राइव पकड़े हुए कहती है कि इस पेन ड्राइव के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि तुम्हारे फादर से रिलेटेड है। इस पे एमसी काफी हैरान होता है कि अच्छा मेरे पापा से रिलेटेड है। इस पे लीना कहती है कि हाँ बिल्कुल, चेयरमैन का और प्रेसिडेंट के ईमेल एड्रेस जो हैं वो उनके कुछ डिजिट जो हैं वो सेम है, उस वजह से मुझे ये मेल जो है वो एक्सीडेंटली रिसीव हो गई थी। मैं बहुत जल्दी में थी जिस वजह से मैं ये देख नहीं पाई, अच्छे से देख नहीं पाई कि इसके अंदर है क्या, पर मुझे इस बात की तो पूरी संभावना है कि इसमें जो भी है हो सकता है कि तुम्हारे फादर के किलर के बारे में हो। मैंने सोचा था कि मैं इसे चेक करूंगी पर बाद में मैं भूल गई मेरी माइग्रेन की वजह से, पर मुझे अब सब कुछ याद आ रहा है। लीना कहती है कि चलो अभी हम लोग पुलिस स्टेशन चलते हैं और इस बात की रिपोर्ट करते हैं। जिसपे एमसी कहता है कि ये जो भी दिक्कत हुई है, मेरी फादर की जो डेथ हुई है, इसके पीछे जो भी होगा मैं उन्हें इतने आसानी से जाने नहीं दूंगा। अब वो सभी लोग हॉस्पिटल से बाहर जा रहे होते हैं, गैलरी में होते हैं और उनके सामने से वही असैसिन आती है जिसने पहले लीना पे गोली चलाई थी बट लगी हमारे एमसी को थी। अब उस असैसिन को आता हुआ देख के लीना और एमसी तो रुक जाते हैं। उनको रुका हुआ देख के मीना कहती है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है। एक्चुअली में मीना को असैसिन नहीं दिखी होती है, वो उनको पीछे मुड़ के देख के बोल रही होती है कि अरे तुम्हें हुआ क्या है, तुम लोग भूत बन के क्यों खड़े हुए हो। जब तुम लोग ली को थप्पड़ पे थप्पड़ मार रहे थे तब तो बहुत बहादुर बन रहे थे। तभी उन तीनों का ध्यान गेट की तरफ जाता है, जहाँ गेट पर असैसिन्स का ग्रुप खड़ा होता है।
होता है। अब उन असैसिन्स का जो लीडर होता है, एडवांस असैसिन होता है जिसका नाम ब्लैक स्टार होता है, वो कहता है कि अरे यार तुम लोग क्यों झटपटा रहे हो, तुम लोगों को मरने की बड़ी जल्दी पड़ी है। अब ब्लैक स्टार अपनी बात पूरी कर पाता, इसी बीच मीना उस पे सरप्राइज अटैक कर देती है। वो उसे पीटते हुए पीछे लीना और एमसी को कहती है कि मैं तुम लोगों के लिए रास्ता क्लियर करती हूँ, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। मीना काफी तेजी से हाथ में स्टिक लिए हुए हवा में जंप करती है और कहती है कि मैं मीना, मेरे होते हुए मेरे दोस्तों को कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता। मीना के सरप्राइज अटैक से ब्लैक स्टार काफी शॉक में होता है, उसे संभलने का मौका ही नहीं मिलता। मीना की स्टिक काफी तेजी से उसके सर के पास पहुंचती है और वो यही सोचता है कि हमने मिसकैलकुलेट किया था, यहाँ तो बहुत खतरनाक और स्किल पर्सन है लीना की तरफ। ब्लैक स्टार जो कि एक ही जगह पे जम गया होता है, उसे हटने का मौका भी नहीं मिलता, पर हम क्या देखते हैं भाई, मीना का निशाना चूक जाता है, जिसे देख ब्लैक स्टार भी कंफ्यूज होता है, अरे ये क्या हुआ क्या। मीना खुद इस अटैक से काफी कंफ्यूज होती है और एमसी जो कि अपने सिर पे मारता हुआ कहता है कि धत तेरे की, इसने फिर से मैस कर दिया। अगले पल ब्लैक स्टार मीना को मुक्का मारता है और कहता है कि मैंने तो सोचा था कि तुम काफी पावरफुल होगी, तुम तो कच्चा नींबू निकली। अब मीना को धकेलने के बाद ब्लैक स्टार हाथ में गन लिए हुए कहता है कि मीना उस पेन ड्राइव को मेरे हवाले कर दो। इस पे लीना काफी चिल्लाते हुए कहती है कि ली ने तुम्हें यहाँ भेजा है ना, उसने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं, मैं तुम्हें डबल दूंगी। अगले पल ब्लैक स्टार लीना की तरफ बंदूक तानते हुए कहता है कि मुझे कोई पैसा वैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वो पेन ड्राइव चाहिए। अगर तुम अपनी खुशी से वो पेन ड्राइव मेरे हवाले कर दो तो ठीक है, अगर नहीं करती तो मैं तुझे मार के वो पेन ड्राइव हासिल कर ही लूंगा। अब इस गंभीर सिचुएशन को देखते हुए एमसी कार्ड निकालता है और सोच रहा होता है कि अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं बची है, मुझे रिस्क लेना ही पड़ेगा और ट्राई करना ही पड़ेगा। और वो अगले पल लीना से रिवॉर्ड पे तौर पे गॉड स्पीड जो मिली है उसे एक्टिवेट कर देता है और अगले ही पल गोली चलने की आवाज आती है और साथ में ही लियो जो कि लीना को उठा के गोली डोज कर रहा होता है, यानी कि लियो के पास अब आ चुकी है गॉड स्पीड। लियो काफी रफ्तार से लीना को एक सेफ प्लेस पहुंचाता है और कहता है कि तुम यहीं पे कवर करो। लीना जो कि अभी भी हैरान होती है कि आखिर हुआ तो हुआ क्या, जबकि दूसरी तरफ एमसी की इस रफ्तार को देखते हुए, स्पीड को देखते हुए असैसिन यानी कि ब्लैक स्टार और लूसी दोनों काफी शौक में होते हैं। ब्लैक स्टार कहता है कि ये कैसी स्पीड है, ये तो चीटिंग कर रहा है, जबकि लूसी कहती है कि आखिर कोई बंदा अपने शरीर से गोली कैसे डोज कर सकता है। ब्लैक स्टार जो कि इस बात से काफी दिल मिला जाता है, वो चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे इस बात पे विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरी परफेक्ट मार्क्समैनशिप होने के बावजूद भी इसे एक गोली नहीं हिट कर पा रहा हूं मैं। और वो धनाधन गोलियां एमसी पे बरसाना शुरू कर देता है, जबकि एमसी हर गोली को आराम से डोज कर रहा होता है। ब्लैक स्टार इतनी गोलियां चलाता है कि उसकी मैगजीन खाली हो जाती है और इसी बात का फायदा उठाते हुए अब एमसी उस पे अटैक करने के लिए आ जाता है, जिसे देख के ब्लैक स्टार कहता है कि आखिर तुम किस तरह के मॉन्स्टर हो, जिसपे एमसी कहता है कि मैं लियो हूं और वो काफी तेजी से जोरदार पंच मारता है ब्लैक स्टार पे, जिसका असर ब्लैक स्टार पे हल्का सा भी नहीं होता। वो उल्टा एमसी पे पंच मारता हुआ कहता है कि अब मैं बात समझ गया, तुम बस कूद फांद सकते हो तेजी से, तुम्हारे पास लड़ने की स्किल नहीं है, फिर भला मैं तुमसे क्यों डरूं। अब एमसी को वो पंच लगा होता है और वो घिसता पड़ता हुआ बिल्कुल पीछे जा पहुंचता है। लीना ये देख के काफी घबरा जाती है, वो लियो के पास आती है और पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, जिसके जवाब में एमसी कहता है कि भाई तुम्हें मेरी हालत लग रही है ऐसी कि मैं ठीक हूँ। एमसी जो कि कह रहा होता है कि ये तो काफी शर्म की बात है, मैं सिर्फ तेज भाग सकता हूं पर मेरे पास और कोई मार्शल आर्ट नहीं है, जबकि हमें दिखाया जाता है कि उसके पीठ के ऊपर कोई चढ़ रहा होता है। अगले पल उसके कंधों पे मीना बैठी होती है, ये देख के एमसी थोड़ी देर चुप रहता है और फिर कहता है कि अरे आखिर तुम कर क्या रही हो, जिसमें मीना कहती है कि लियो तुम क्या सोच रहे हो, तुम फाइट नहीं कर सकते, जब तुम भागोगे तो मैं फाइट कर लूंगी, इस तरह से हम दोनों तेजी से उन पे हमला कर सकते हैं। अब वो दोनों अपनी स्कीम लड़ाई रहे होते हैं, तभी ब्लैक स्टार जाग जाता है, वो मैगजीन
लेकिन रिलोड कर लेता है और कहता है कि इस बार मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। अब एमसी और मीना का तालमेल बैठ गया होता है और वो उन गोलियों को डॉज कर लेते हैं। अब दोनों के कोऑर्डिनेशन के साथ वो अब बंदों को पीटना शुरू कर देते हैं। देखते देखते वो ब्लैक स्टार पे लगातार हमले पे हमले करते हैं। लूसी ये देख के चकरा जाती है, वो कहती है आखिर ये किस तरह से हमला कर रहे हैं भाई। तभी वो दोनों एक खतरनाक स्मैश ब्लैक स्टार पर जड़ने ही वाले होते हैं कि बीच में असैसिन आ जाती है जो कि उस अटैक को रोक लेती है अपने खंजर से, और अगले पल असैसिन उस स्टिक को मीना के हाथ से बाहर फेंक देती है, यानी कि हाथ से छुड़वा लेती है। जिसे देख के घबराते हुए मीना लियो से कहती है कि इसकी रफ्तार तो काफी खतरनाक है, इसके हमले को देख के मुझे लगता नहीं कि मैं इसे हरा पाऊंगी। इस पर लियो कहता है कि क्या तुम घायल हो गई हो, और अगले पल हमें दिखाया जाता है कि उस असासिन ने लीना को कब्जे में ले लिया होता है चाकू की धार पे, और कहती है कि उस पेन ड्राइव को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं इसे तुरंत मार दूंगी। इस पे लीना कहती है कि लियो ये तुम्हारे पास बहुत बढ़िया चांस है, इस पेन ड्राइव को लो और पुलिस के पास चले जाओ और रिपोर्ट कर दो। जबकि लूसी लीना के गले पे कट करते हुए कहती है कि चुप हो जा। तभी लियो पेन ड्राइव को उस असासिन के पास यानी कि लूसी के पास फेंक देता है और कहता है कि बस बहुत हो गया, इस पेन ड्राइव को लो और उसे आजाद करो। असासिन उसे छोड़ते हुए उस पेन ड्राइव को पकड़ती है और अपने साथियों से कहती है कि इन पे नजर बनाए रखना, पहले मैं इस पेन ड्राइव को चेक कर लेती हूँ, उसके बाद ही इसको रिलीज करना। लीना जोर से चिल्लाते हुए कहती है कि ये 180 बिलियन की थी और तुमने उसे देने से पहले जरा सा भी हेजिटेट नहीं किया, आखिर क्यों? इस पे एमसी काफी काम आवाज में शांति मन से कहता है कि पैसा तो हम लोग फिर से कमा सकते हैं, पर तुम्हारे पास सिर्फ एक ही जिंदगी है। और साथ में एमसी सोच रहा होता है कि मुझे पूरा यकीन है कि मेरी क्वीन की कीमत 180 बिलियन से भी ज्यादा है, पैसा तो हम लोग बना ही लेंगे। अब थोड़ी देर बाद लूसी कहती है कि चलो सब सही है, इसे आजाद कर दो। तब लूसी इन तीनों को रिलीज कर देती है और मीना पूछती है कि मैम क्या आप सही हो? इस पे लीना कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब हमें यहाँ से जल्दी से निकल जाना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे और भी दिक्कतें आ जाएंगी। इस पे लियो कहता है कि ठीक है मुझे फॉलो करो। अब वो तीनों हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे होते हैं और पीछे चलते हुए लीना सोच रही होती है कि मुझे लगता है कि इस बार मैंने कोई गलत इंसान नहीं चूज किया है। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पे लूसी पेन ड्राइव को ब्लैक स्टार के हवाले करते हुए कहती है कि ये मेरा लास्ट मिशन था और अब मैंने अपनी जो डील थी, एग्रीमेंट था, वो कंप्लीट कर दिया है और अब से मेरा असैसिन गिल्ड से कोई वास्ता नहीं है। जिसपे ब्लैक स्टार कहता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने बहुत अच्छा काम किया है। लूसी से पूछता है कि आखिर तुमने उन तीनों को जाने क्यों दिया? लूसी उस जगह से जा रही होती है और जाते जाते कहती है कि मैं अपनी जुबान की पक्की हूँ। जबकि ब्लैक स्टार को दिखाया जाता है उसके इरादे तो कुछ और ही होते हैं। वो बंदूक तानता है और अगले ही पल गोली चला देता है लूसी पे, जो गोली सीधा उसके कंधे में जाके लगती है। लूसी को बंदूक के नोक पे रखते हुए ब्लैक स्टार कहता है कि तुमने क्या सोचा था, मैं तुम्हें ऐसे ही यहाँ से जाने दूंगा? तुम्हें हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत से सीक्रेट मालूम है, यहाँ से बच के जाने का तो तुम ख्वाब ही देखो। जिसपे लूसी काफी गुस्से में कहती है कि तुम घटिया इंसान। तभी ब्लैक स्टार गोली चलाता है और कहता है कि हेल में जाओ। लूसी उस गोली से बच तो जाती है और साथ में ही अपने खंजर को ब्लैक स्टार की ओर फेंक देती है। अब इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से लूसी वहां खिड़की से कूद के बाहर निकल जाती है। ब्लैक स्टार बहुत चिल्लाता हुआ अपने बंदों से कहता है कि उसे ढूंढो और उसे फिनिश कर दो, नहीं तो मैं तुम लोगों की कवर खो दूंगा। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पे एमसी जा रहा होता है, अपने घर की तरफ ही जा रहा होता होगा शायद, और वो कहता है कि लीला ने कंपनी पे टेक ओवर कर लिया है, अब मैं आराम से सांस ले सकता हूँ। तभी वो कुछ देख के शॉक हो जाता है। वो हैरानी से देखता है तो आगे लूसी घायल पड़ी होती है। पर मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि लियो को अभी उसकी आइडेंटिटी पता नहीं है। लियो उस लड़की को देख के काफी परेशान हो जाता है। वो कहता है कि आखिर ये लड़की इस हालत में यहाँ कैसे पहुंची? इसे देखने से लगता है कि इसे काफी चोट लगी है, क्या मैं इसे हॉस्पिटल ले जाऊं? पर यार मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे पास तो इसके इलाज के लिए पैसे भी नहीं है। तभी सिस्टम से विंडो पॉपअप होती है जो कि कहता है कि सिस्टम ने डिटेक्ट किया है कि होस्ट को मदद की जरूरत है, क्या आप सिस्टम की चीजों का यूज करना चाहोगे?
तभी उसके सामने रेजुएशन क्रीम आ जाती है, जिसको एक्सचेंज करने के लिए उसे 5 इंटीमेसी पॉइंट खर्च करने पड़ेंगे। अब ये सब देखने के बाद एमसी सोच रहा होता है कि मेरे पास 7 दिन की जिंदगी बची है। मैंने सोचा था कि इसके बाद मैं इन पॉइंट का यूज करूंगा अपनी जिंदगी को बढ़ाने के लिए। लियो अगले ही पल परेशान होकर सोचता है कि मैं ऐसे इतनी खूबसूरत औरत को ऐसे ही अपने सामने मरता हुआ नहीं देख सकता। भूल जाओ अपनी जिंदगी के बारे में, मेरे सामने इस औरत को बचाना सबसे जरूरी है। वो अगले पल अपने 5 पॉइंट एक्सचेंज करता है और उस क्रीम को खरीद लेता है। एमसी उस लड़की से माफी मांगता है और अगले पल वो उसकी छाती में वो क्रीम लगा देता है। देखते देखते वो क्रीम उस लड़की को हील कर देता है और उसको होश आ जाता है, जबकि एमसी का ध्यान कहीं और ही होता है। एक्चुअली मैं कहीं और नहीं होता, वो उस जख्म को देख रहा होता है और उसे देखने के बाद कह रहा होता है कि अरे ये तो बड़ा लाजवाब है, ये तो मैजिक की तरह है, इसकी चोट का तो घाव तक नहीं रहा। अब एमसी को इस अपने शरीर को देखते हुए वो लड़की चौंक जाती है। वो कहती है कि देख लिया। इस पे एमसी चौंकता हुआ कहता है अच्छा तुम जाग गई। इस पे एमसी सफाई देने लगता है कि मेरा गलत इरादा नहीं था, मैं तो बस तुम्हें बचाना चाहता था। इस पे लड़की पूछती है कि क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं कौन हूँ। इस पे एमसी कहता है कि क्या हम लोग कभी मिले भी हैं। लड़की बड़े हैरानी से खुद के चेहरे को देखती है और उसे नोटिस होता है कि उसका मास्क तो कहीं गिर गया है। तभी वो अपने आसपास देखती है और पूछती है कि आखिर मैं हूँ कहाँ पे। इस पे एमसी कहता है कि तुम मेरे घर पे हो, आखिर तुम यहाँ पे इतनी बुरी हालत में पहुंची कैसे, तुम तो बहुत जख्मी थी। तभी लूसी सारी बातों को इग्नोर करते हुए आगे की तरफ बढ़ती है और कहती है कि अब से मैं यहाँ पे रहूंगी। इस पे एमसी कहता है कि मैंने तुम्हें इतना मदद करी है और तुमने मुझे थैंक्स तक नहीं कहा। तभी लूसी उसके मुंह पे नोटों का बंडल मार के कहती है कि ये रेंट है मेरा। नोटों की गड्डी को हाथ में पकड़े एमसी काफी खुशी में कहता है कि हाँ तुम जितना चाहो उतना यहाँ पे रह सकती हो। और साथ में वो ये भी सोचता है कि यार एक टाइम ऐसा था जब मैं इतना अमीर हुआ करता था कि ये नोटों का बंडल और ये सब कुछ तो मैं देखता भी नहीं था, पर आजकल मेरे हालात इतने खराब हैं कि ये नोटों का बंडल भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एमसी सोफे में बैठ के एप्पल खा रहा होता है और सोच रहा होता है कि इस रेंट के पैसों से अब मुझे खाने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा खाना थोड़े दिन तो चल ही जाएगा। मेरा फोकस अब होना चाहिए कि मैं अपनी जिंदगी कैसे बढ़ा सकता हूँ। अभी तक मुझे ये तो पता चल गया है कि 2 तरीके हैं जिससे मैं अपनी जिंदगी बढ़ा सकता हूँ। एक तो है जिससे कि मैं जब गॉडेस से कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा उस समय मेरी जिंदगी बढ़ जाएगी, और दूसरा है इंटीमेसी पॉइंट को एक्सचेंज करना। एमसी कॉन्ट्रैक्ट की हुई गॉडेस का लिस्ट देखता है जहाँ पे लीना होती है, उसके बारे में फुल डिटेल में डिस्क्रिप्शन होता है और वो उसे देख के सोच रहा होता है कि मैंने पहले ही एक कॉन्ट्रैक्ट तो साइन कर ही लिया है लीना के साथ, मुझे उसके पास रहना पड़ेगा जिससे कि मुझे और भी पॉइंट मिले और मैं और लंबा जी सकूं। तभी वो अपना फोन निकालता है और लीना को कॉल करके पूछता है कि मिस लीना, क्या आपके पास कोई फ्री टाइम है, मैं आपको कॉफी पीने के लिए इनवाइट करना चाहता था। सामने से सीधा सपाट आंसर आता है, मेरे पास कोई समय नहीं है अभी। वो ये बोल के फोन काट देती है जिससे कि एमसी काफी चौंक जाता है, भाई डैम ये क्या हो गया। तभी वो अपनी अपकमिंग लिस्ट देखती है जिसमें कि मीना जो कि लीना की बॉडीगार्ड है उसका नाम भी होता है, और साथ में अभी अभी जो आई है लड़की असैसिन लूसी उसका नाम भी होता है। उन्हें देख के ये सोचता है कि मैं मीना को तो जानता हूँ पर मुझे इस लड़की के बारे में कोई आइडिया नहीं है, ये इसके पास असैसिन की एबिलिटी है, ये तो काफी डराने वाली बात है। एमसी मीना की प्रोफाइल पे क्लिक करता हुआ सोच रहा होता है कि अब मीना से मिलने का समय आ गया है। अब यहाँ पे सीन कट होता है और हमें एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है जहाँ पे सोफे पे बैठा हुआ बंदा चिल्ला रहा होता है ब्लैक स्टार पे और उनके बंदों पे। चिल्ला के कहता है कि मैंने कितने बेकार आदमियों को पाल रखा है, तुम लोग उस इंसान को भी नहीं ले पाए जिसको लाने के लिए मैंने कहा था, और जो पेन ड्राइव थी उसे तुम लोग गंवा के आ गए। वो चोमू इंसान और कोई नहीं होता, वो ली होता है। एक लड़की वहां पे आके कहती है कि ली शांत हो जाओ। अब ये लड़की होती है गोंग मानली जो कि प्रेसिडेंट है। वो आके वहां पे कहती है कि इन बेकार लोगों के पीछे अपना मूड खराब मत करो। तभी ली चिल्लाता हुआ उससे कहता है कि लियो ने पहले ही पुलिस प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई कर दिया है, अब सिचुएशन अगर ऐसी ही रही तो हम अगली चाल नहीं चल पाएंगे, और तुम कह रही हो कि शांत हो जाओ, आखिर मैं कैसे शांत रहूं। तभी वो लड़की ली के बगल में बैठती है और कहती है, वो लड़की ली के बगल में बैठ के ली से कहती है कि तुम बस आराम से बैठो और देखते जाओ, मैं पूरी सिचुएशन को अपने तरीके से हैंडल कर लूंगी। इस पे ली पूछता है उस लड़की से कि आखिर तुम इसे हैंडल कैसे करोगी। इस पे वो लड़की ली के पास आके कहती है कि लीना के पास अभी वो बॉडीगार्ड बहुत क्लोज में है और उस बॉडीगार्ड को अभी पैसों की बहुत जरूरत है।
अपनी बहन के ट्रीटमेंट के लिए। हमें बस उसे टारगेट करना है। इस पे ली खुश होते कहता है कि बड़ा क्लेवर मूव है। अब यहाँ से सीन कट होता है और नेक्स्ट सीन में हमें एक ओपन मार्केट एरिया दिखाया जाता है जहाँ पे एमसी और मीना आपस में मिल रहे होते हैं। मीना उससे पूछती है कि आखिर तुम मुझसे मिलना क्यों चाहते थे, आखिर बात क्या है। इस पे एमसी काफी खुशी मिजाज अंदाज में कहता है कि मीना, मैं तुम्हें अपने ऑफिस में नियुक्त करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ एज ए बॉडीगार्ड कॉन्ट्रैक्ट करने में इंटरेस्टेड हो। इस पे मीना कहती है कि ठीक है। अब इस बात को सुन के एमसी बहुत खुश होता है। वो पूछता है कि क्या सच में, जबकि मीना उसे कहती है कि मुझे बस 1 मिलियन दे दो, मैं तुम्हारी बॉडीगार्ड क्या, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए भी तैयार हूँ। इस पे एमसी घबरा जाता है और वो कहता है कि जैसा कि तुम्हें पता ही है, अभी मेरी कंपनी बैंक करप्ट के माहौल में चल रही है, तो मैं इतने पैसे इस समय तो नहीं दे पाऊंगा। पर हैरानी की बात यह है कि जब तुम लीना के साथ काम करती थी, क्या वो भी इतना ही पे करती थी तुम्हें। ये सुनते ही मीना वहां से जाने लगती है और जाते जाते वो कहती है एमसी से कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो बात करने में कोई फायदा नहीं है, मेरे पास और भी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें मुझे संभालना है। इस पे एमसी उसे रोकता हुआ कह रहा होता है पीछे से कि मीना रुक तो जाओ। एमसी मीना को रोकने के लिए उसके कंधे पे हाथ रखता है और अगले पल आपको पता ही है क्या होगा, धोबी पछाड़ मिलता है उससे। एमसी कोने में गिरता हुआ होता है और वो कहता है कि अरे नहीं, वो सोचता है कि अगर मैंने इससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया तो मुझे इंटीमेसी पॉइंट नहीं मिलेंगे और मेरी जिंदगी नरक बन जाएगी। अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें 6 दिन बाद किलिन यानी कि हमारे एमसी का घर दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा एमसी रो रहा होता है, अपने किस्मत को कोस रहा होता है कि मेरे पास 7 दिन की जिंदगी बची थी, उसमें से 6 दिन तो चले गए हैं, अब मेरे पास बस 1 ही दिन बचा है और लगता है कि आज रात मेरा खेल खत्म होने वाला है। तभी वहां पे लीना आती है और वो कहती है कि तुम्हारा बिला तो बहुत अच्छा है और यहाँ पे लगी हुई पेंटिंग तो लगता है वर्ल्ड फेमस है। इस पे एक कोने में दुबका हुआ हमारा एमसी कहता है कि हाँ मुझे मालूम है ये बहुत अच्छी हैं, पर इनका क्या यूज है, 6 महीने बाद तो वैसे भी ये ऑक्शन में बिकने वाली हैं। तभी एमसी पीछे पलट के देखता है और कहता है अरे ये तो मेरी गॉडेस लीना है, आप फाइनली यहाँ अपने पुजारी को देखने आ ही गई। इस पे लीना कहती है कि मैंने हाल ही फिलहाल में किलिन ग्रुप में बहुत काम किया है और कुछ चीजों पे सेटलमेंट करी है, ये बहुत बड़ी कंपनी है और ये मैनेज करने में मैं हालांकि अभी 800 मिलियन रिकवर करने में मैनेज हो गई हूँ। 200 मिलियन इन्वेस्टमेंट भी आ चुकी है नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए जो कि ब्रिज बनाने की है। हालांकि अभी मैं थोड़े ही पैसे रिकवर कर पाई हूँ, पर कुछ ना से तो कुछ है बढ़िया। उन पैसों के कार्ड को एमसी के पास दे रही होती है, जबकि हमारा एमसी लीना के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि लीना मैं ये सब पैसों के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस सब आपको देखने के लिए कर रहा था, आपने इतना टाइम क्यों लगा दिया मेरे पास आने के लिए। अब एमसी की इन बातों को सुन के लीना भी शर्मा जाती है और वो कहती है कि हालांकि मैं भी तुम्हें देखना चाहती थी काफी लंबे समय से, पर मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कंपनी के काम की वजह से। और हमें दिखाया जाता है कि एमसी की चुपड़ी बातों से आके इंटीमेसी पॉइंट जो होते हैं +10 से बढ़ जाते हैं, जिससे कि हमारे एमसी का लाइफ जो है वो 10 दिन बढ़ सकता है। अब इन पॉइंट को देखने के बाद एमसी बहुत खुश होते हुए सोच रहा होता है कि समझ गया, अब मेरे और भी दिन बढ़ने वाले हैं, मैं मरूंगा नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब उसी माहौल के बीच में लूसी वहां पे आ जाती है हाथ में करछा लिए हुए। वो कहती है कि लियो मैंने डिनर बना लिया है। अब इस माहौल को देखने के बाद एमसी शॉक हो जाता है। वो कहता है कि अरे नहीं, मैं तो भूल ही गया था, मेरे घर पे एक और खूबसूरत महिला है। तभी वो नोटिस करता है कि लीना के ऊपर जो इंटीमेसी पॉइंट थे वो -10 हो जाते हैं। वो कहती है कि अच्छा तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो बहुत खूबसूरत है लियो। इस पे लियो सफाई देने लगता है। वो कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है और साथ में एमसी ये भी सोच रहा होता है कि अरे नहीं, मैं तो इंटीमेसी पॉइंट को एक्सचेंज करना भूल ही गया था। तभी लीना के फोन में कुछ नोटिफिकेशन आती है जिसे देख के वो काफी शॉक होती है, जिसपे वो पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ है। वो नोटिफिकेशन में मीना को देखती है जो कि बॉक्सिंग ग्लव्स पहने हुए होती है, उसकी फोटो होती है और उसपे एड्रेस दिया होता है बास्ट एरिना बॉक्सिंग जिम का। ये देख के लीना कहती है कि मैं इस क्लब में पहले भी जा चुकी हूँ, ये तो ली का अंडरग्राउंड फाइटिंग क्लब है। आखिर मीना वहां पे
फाइट करने के लिए क्यों गई है? लीना काफी परेशान होती है और वो कहती है कि मुझे लगता है कि वो वहां पे पैसे कमाने के लिए गई होगी, क्योंकि उसे अपनी बहन के इलाज के लिए पैसों की बहुत जरूरत है। पर सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हाल ही फिलहाल में उसे डायरेक्शन की सेंस नहीं है, जिसके कारण मुझे लगता है कि वो कहीं रिंग में मर ना जाए। इस पे लियो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। इस पे लीना कहती है कि नहीं, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, वहां पे फाइट करना इलीगल है, जिससे कि अगर हम लोगों ने रिपोर्ट किया तो मीना भी मुसीबत में पड़ जाएगी। मुझे लगता है कि मुझे वहां जाना चाहिए और ली से बात करनी चाहिए। इस पे एमसी कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, क्योंकि मैं भी तो देखूं आखिर वो कौन सी ट्रिक्स यूज करने वाले हैं। वो साथ में एमसी ये भी सोच रहा होता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही वहां जाने नहीं दे सकता, हो सकता है कि वहां पे और भी दिक्कतें सामने आए। मुझे पता है कि वो ली का बच्चा बहुत ही कमीना है। तभी वो दोनों जिम के लिए निकल जाते हैं और उन्हें जाता हुआ देख के पीछे खड़ी लूसी कहती है कि लगता है ये मुझे आराम से जीने नहीं देंगे। अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें बास क्लब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मीना फाइट कर रही होती है एक बंदे के साथ। वो अपनी किलिंग मूव उस पे चलाती है, बट वो पूरी तरह से उस अटैक को मिस कर देती है। अब हमें तो पता ही है उसका सेंस ऑफ डायरेक्शन खराब हो चुका है। अपोनेंट भी इस बात को जान लेता है और वो उस पे अटैक करता हुआ कहता है कि आखिर एक अंधी यहाँ फाइट करने के लिए क्यों आ गई है। तभी वहां पे लीना और एमसी भी पहुंच जाते हैं, जो कि मीना को आवाजें मारते हैं। और मीना है जिसे पंच लगा है, वो तो लेटी हुई है। ये सुन मीना, जिसकी हालत बहुत खराब है, उसका फुल तबला बज चुका है, वो पूछती है कि आखिर तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो, जबकि एमसी उसे कहता है कि तुम मेरी बॉडीगार्ड बन जाओ, अब मान भी जाओ। इस पे मीना कहती है कि मैं बहुत पिट चुकी हूँ, इतनी पिटी हूँ कि मेरा पता नहीं है कि मैं कब मर जाऊं, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बॉडीगार्ड बनूं? तुम्हें लगता नहीं कि मैं बहुत यूजलेस हूँ? तभी लियो मीना का हाथ पकड़ते हुए कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करता हुआ कहता है कि अब समय नहीं बचा है, तुम्हारे पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो तुम उसका फायदा क्यों नहीं उठाते? जल्दी से साइन करो कॉन्ट्रैक्ट। एक बार जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा इस मैच को विन करने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हो जाता है और मीना पूछती है कि आखिर तुम मेरी हेल्प कैसे करना चाहते? अब कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हो गया होता है, जिसपे मीना पूछती है एमसी से कि अब तुम कैसे मेरी हेल्प करोगे, जबकि एमसी का ध्यान सिस्टम के विंडो पे होता है, जो कहता है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है बॉडीगार्ड के साथ और इसकी वजह से तुम्हारी 7 दिन की लाइफ स्पैन बढ़ गई है, और साथ में तुम्हें डिवाइन फिस्ट मार्शल आर्ट कार्ड मिलता है और साथ में डिवाइन प्रिसिजन एक्यूपमेंट कार्ड भी मिलता है। अगले पल एमसी उस कार्ड को निकालता है और कहता है मीना से कि तुम घबराओ मत, मेरे पास इस समस्या का भी हल है। वो अगले पल एक कार्ड को मीना के माथे पे लगा देता है और हम देखते हैं उस कार्ड की हेल्प की से अब मीना का अटैकिंग और डिफेंस काफी स्मूथ हो जाता है। वो डोज करती है वो सामने वाले ओपोनेंट के अटैक को और अगले ही पल वो कस के उसे अटैक करती है और वो एक ही किक से नॉकआउट हो जाता है। अब अपनी बढ़ी हुई ताकत को देख के वो काफी हैरान होती है। वो कहती है कि अब मेरी एक्यूरेसी बढ़ गई है, मेरी डायरेक्शन सेंस जो है वो हील हो चुकी है। वो खुशी से लियो के पास आती है और उसे बताती है कि तुम बहुत अमेजिंग हो, और एमसी की नजर तो इंटीमेसी पॉइंट पे होती है, जो कि +10 हो गया होता है। वो कहता है कि अब फाइनली मैं आधी रात तो मरूंगा नहीं। साथ में वो ये भी सोचता है कि अगर मैं इन इंटीमेसी पॉइंट को एक्सचेंज भी कर लूं तब भी मेरे पास 17 दिन बचते हैं, मुझे और जीने के लिए इन 2 गॉडेस के साथ में रहना पड़ेगा। तभी लीना एक अनाउंस करती है, एक बात बताती है, जिससे कि एमसी शॉक में चला जाता है। वो लीना कहती है कि मैंने अपना सारा पैसा मीना के ऊपर लगा दिया है, अब तुम्हें हारना नहीं है, चलो जल्दी से फाइट करो और जीतो। इस पे एमसी हैरानी से कहता है कि तुमने 10 बिलियन को ये शर्त में लगा दिया है, अगर हम लोग जीत गए तो मैं तो यंग मास्टर बन जाऊंगा। एमसी एक थम्स अप दिखाता है मीना को और कहता है कि मुझे अपने इस बहादुर बॉडीगार्ड पे पूरा भरोसा है। अब इन बातों को सुन के मीना भी काफी जोश में आ जाती है फाइट करने के लिए, और वो कहती है कि अब मैं लियो की बॉडीगार्ड हूँ और अब मुझे किलिंग ग्रुप को प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। मीना फाइट करने के लिए आगे बढ़ रही होती है और वो देखती है कि अपोनेंट ने साइड में एक रस्सी को टच कर लिया होता है, जिसकी वजह से अनाउंसमेंट होती है कि कंपटीटर ने रोप को पकड़ लिया है। रूल के अकॉर्डिंग अब ये बैकअप के लिए बंदे बुला सकता है।
यानी कि अपने साथी को बुला सकता है। मीना उसके बैकअप को टीज करते हुए कहती है कि अगर तुम्हें डर लग रहा है तो रिंग में मत आना। अगले पल वो बंदा रिंग के अंदर आता है, जिसे देख के मीना भी घबरा जाती है क्योंकि वो काफी लंबा चौड़ा इंसान होता है। ऑडियंस उसे आता हुआ देख के कहती है कि अरे भाई मजा आएगा, बॉम्बर आ गया। अब उस लंबे चौड़े फाइटर को देखने के बाद ऑडियंस कह रही होती कि अब तो भाई चीजें बड़ी खतरनाक होने वाली हैं। ऑडियंस की इन बातों को सुन के लीना भी घबरा जाती है। वो कहती है कि मैं कैसे इतनी बेवकूफ हो सकती हूँ, अगर ये हार गई तो मैं तो सब कुछ लूज कर दूंगी यहाँ पे। इस पे लियो काफी कॉन्फिडेंस से कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, मीना ही जीतेगी। हमें फाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मीना उस पे पंच बरसाने शुरू कर देती है। वो कहती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी हाइट कितनी भी हो, मुझे चेक करना है कि आखिर तुम टफ कितने हो। मीना उस बंदे पे अपने ओपोनेंट में पंच मार रही होती है, जबकि उसका ओपोनेंट उसे गले से पकड़ के सीधा जमीन में पटक देता है। मीना को जमीन में पटकते हुए बॉम्बर कहता है कि ग्राउंड काफी गंदा हो गया है, अब मैं तुम्ही से इसे साफ करूंगा। उस अटैक की वजह से मीना नॉकआउट होने वाली होती है। वो सोचती है कि छोटी बहन मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे मेडिकल एक्सपेंस को अब और नहीं उठा पाऊंगी, मैंने अपना बेस्ट दिया है। अब इस माहौल को देखते हुए ली अपनी सीट से उठते हुए कहता है कि तुमने मुझसे पंगा लिया था ना, अब इसके परिणाम भुगतो। अब मैं तुम्हारे 10 बिलियन भी ले लूंगा और तुम्हारी जिंदगी भी। अब उसे चिल्लाता हुआ देख के लियो अपने दिमाग में सोचता है कि ये मुर्गा फड़फड़ा क्यों रहा है इतना, मैं हार नहीं सकता क्योंकि अब मेरे पास सिस्टम है। तब लियो चिल्लाता हुआ मीना को कहता है कि रस्सी को पकड़ो जल्दी से। सुनते ही मीना काफी स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़ती है और अपने पांव से फाइनली रस्सी को पकड़ लेती है और अगले पल एमसी रिंग में कूद जाता है। एमसी पहले तो मीना को उठा के रिंग से बाहर ले जाता है और वो कहता है कि इसने रस्सी को पकड़ लिया है, अब मैं तुम्हारा ओपोनेंट हूँ। लियो मीना को लीना के पास छोड़ता है और कहता है कि ध्यान रखना। लियो मीना को लीना के हवाले करता है और इस पे लीना कहती है कि तुम अपना ध्यान रखना। इस पे लियो कहता है कि तुम चिंता मत करो, अब बारी मेरी है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारे लिए स्टार्टअप कैपिटल का जुगाड़ कर सकूं। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। रिंग बजती है और मैदान में है हमारे भाई साहब लियो जी और सामने है बॉम्बर। दोनों एक दूसरे को मारने के लिए उतारू और हमें देखने को मिलता है कि बॉम्बर एमसी पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि हमारे एमसी के पास तो है गोड स्पीड, तो वो उसके अटैक को बड़े आसानी से डॉज कर लेता है और कहता है कि मैं सिर्फ डॉज नहीं करूंगा, अब मैं तुम पे बार भी करूंगा। एमसी एक पंच बॉम्बर पे लगाता है और सोचता है कि अरे यार ये इंसान भी है, ऐसा लग रहा है इसका शरीर तो पूरा स्टील का बना है। जबकि बॉम्बर भी उस पे अटैक करते हुए देखता है कि बंदे में दम तो है यार, इसकी रफ्तार तो काफी तेज है। एमसी देखता है कि मैं अपनी ताकत से तो इसे हरा नहीं सकता, बस मैं यही उम्मीद करता हूँ कि मैं इसे थोड़ा थका पाऊं। बॉम्बर एमसी की इस बात से काफी चिढ़ जाता है कि वो सिर्फ डोज कर रहा है और अटैक नहीं कर रहा है। तभी राउंड को रोका जाता है और ली चिल्लाता हुआ कहता है कि रनिंग अलाउड नहीं है, तुम सिर्फ भाग रहे हो, तुम्हें फाइट करनी पड़ेगी, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हारी हार मानी जाएगी। अब इस बात को सुन के लीना कहती है कि ये तो मुसीबत हो गई, लियो को तो सिर्फ तेज भागना आता है, इसे तो लड़ाई के बारे में कुछ भी नहीं पता। जबकि मीना चिल्लाते हुए कहती है लीग से कि ये रूल तो बुक में था ही नहीं, तुम तो अब चीटिंग कर रहे हो। जिसमें ली चिल्लाता हुआ कहता है कि मैं रूल को कभी भी चेंज कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरी टेरिटरी है और मैं ही रूल सेट करने वाला हूँ। ली की इन बातों को सुन के लीना काफी गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि तुम बास्टर्ड। एमसी उन्हें शांत करता है और कहता है कि कोई बात नहीं, हम लोग रूल्स के हिसाब से ही खेलेंगे। तभी अगले पल दोनों लड़कियां घबरा जाती हैं और वो कहती हैं कि तुम ध्यान से फाइट करो। जबकि सामने हमें दिखाया जाता है बॉम्बर अपना खतरनाक वाला अटैक कर रहा होता है और उसे ये करते हुए देख के ऑडियंस कहती है कि ये तो एरियल बॉम्ब का फिनिशिंग मूव है, अगर ये इससे बचा नहीं तो ये मर जाएगा। तभी एमसी अपने सिस्टम में से डिवाइन फीस्ट का कार्ड निकालता है और उसे एक्टिवेट करता हुआ एक तगड़ा फीस्ट अटैक उस पे करता है और उस फीस्ट अटैक बॉम्बर की तो बत्ती गुल हो जाती है, वो सीधा जमीन पे गिरता है और नॉकआउट हो जाता है, जिसे देख के ली काफी शौक में होता है। वो कहता है कि आखिर इस बंदे ने एक खाली पंच से इतने बड़े इंसान को कैसे ढेर कर दिया। जबकि लीना इस चीज को देख के काफी खुश होती है। वो अपने कार्ड को निकाल के कहती है कि लियो हमने तो भाई एक झटके में 80 बिलियन कमा लिए। तभी वो शौक हो जाती है। सामने वो देखती है कि मीना जो कि काफी खुशी से
लियो के कंधे पे हाथ रख के उससे बोल रही होती है कि तुम तो काफी स्ट्रोंग हो। और हमें पता है कि यहाँ पे लीना जो है वो जेलस फील कर रही है। अगले पल मीना लियो को किस करती है गालों पे, ठीक है, और इसी के साथ उसके इंटीमेसी पॉइंट +50 हो जाते हैं, जिसे देख के एमसी भी काफी शर्मा रहा होता है। अंदर ही अंदर तो लौंडा खुश है। अब इन दोनों की नजदीकियों को देख के कहीं ना कहीं लीना जेलस फील कर रही होती है और अगले ही पल उसके हाथ से कार्ड नीचे गिर ही जाता, बट वहां जल्दी से आके लियो उसे संभालता है और कहता है कि लीना तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इस पे लीना भी कहती है कि तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं भी तुम्हें बधाई देना चाहती थी इस जीत के लिए। अगले पल वो तीनों उस जिम से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ते ही हैं। हालांकि हमें देखने को मिलता है कि लीना का मूड अभी भी अपसेट ही है। अब हीरो हीरोइंस को लेके आगे बढ़ रहा और गुंडी की एंट्री ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आगे आ जाता है चोमू आई मीन ली, जो कि कहता है कि रुक जाओ भाई, अभी तुम लोगों को लगता है कि मैं तुम लोगों को ऐसे ही यहाँ से जाने दूंगा, वो भी 80 बिलियन के साथ? हो ही नहीं सकता। अब हमारा हीरो भी काफी जोश में आ जाता है। वो अपनी उंगलियां चटकाता है और कहता है कि अच्छा तो तुम्हें लगता है कि तुम हमें रोक पाओगे। तभी ली चिल्लाते हुए अपने साथ खड़े बॉक्सर्स को कहता है कि इस पे अटैक करो और कहता है कि अच्छा तो तुम्हें लड़ना आता है तो फिर क्या हो गया, अब मुझे देखना है कि तुम मेरे इन 28 प्रोफेशनल बॉक्सर के सामने कैसे टिक पाओगे। पर हमें तो पता ही है कि हमारे एमसी के पास तो अब डिवाइन फीस्ट आ गई है, यानी कि वन पंच मैन बन गया बंदा। तो वो भी अपनी फीस्ट को चार्ज करता है और उन पे टूट पड़ता है और देखते ही देखते उन सभी प्रोफेशनल बॉक्सर्स की पुंगी बच जाती है, जिसे देख के ली काफी शॉक में होता है। और जो पब्लिक पहले ली का मजाक उड़ा रही थी, अब वो भी काफी इंप्रेसिव बोलती है कि बहुत ही बढ़िया भाई, ये तो हद ही हो गई। ली जिसका जबड़ा खुल गया होता है हैरानी से, वो कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो पहले एक यूजलेस सेकंड जनरेशन का यंग मास्टर हुआ करता था, आखिर इसने ये मार्शल आर्ट स्किल कब सीख ली। तभी ली उसके पास आता है और कहता है कि ली अगर तू पिटना नहीं चाहता ना भाई, चुपचाप साइड हो जा और हमें आसानी से जाने दे। जबकि ली का बहुत बुरा हाल होता है, वो सोच रहा होता है, वो कहता है वो कहता है कि अगर मैंने ये 80 बिलियन अपने हाथ से ऐसे गवा दिए तो मैं अपनी फैमिली को क्या बताऊंगा कि वो पैसा कहाँ गया। तभी एमसी फुल जोश में आगे बढ़ता है उसे एक पंच मारने के लिए और कहता है कि ये पैसा मेरा है और ये पैसा तू कभी ले नहीं पाएगा मेरे से। अब ली को मालूम चल गया था कि अगर इसका पंच मुझे पड़ गया ना भाई, तो मेरे तो 12 नहीं, मेरे तो भाई 13 बच जाएंगे। तो वो चिल्ला के ब्लैक स्टार को बोलता है कि भाई तू कहाँ है, मुझे बचा ले यार, मेरी तो यहाँ पे फटी पड़ी है भाई, ये मार देगा मेरे को। ये सुनते ही ली का पालतू कुत्ता ब्लैक स्टार अपनी पंटर के साथ गोला बारूद बंदूकों के साथ वहां पे पहुंच जाता है और जो कि गन पॉइंट पे एमसी को रखते हुए कहता है कि बेटा इस बार तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब इस सिचुएशन को देखने के बाद एमसी हैरान, थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि अगर बात एक लड़की की होती तो वो डोज करके कहीं ना कहीं से निकल भी सकता था, बट अब उसके पास 2 लड़कियां हैं और वो उस सिचुएशन में फंस गया। तभी हमें एक बंदूक की नली को दिखाया जाता है जो कि ब्लैक स्टार पे एम करके रखी होती है और अगले पल उसके हाथ में गोली लगती है। देखते ही मीना जोर से चिल्लाती और कहती है कि ब्लैक स्टार को किसी ने गोली मारी है, कोई हमारी मदद कर रहा है। और ये और कोई नहीं होती है, ये होती है लूसी, जो कि छिप के वहां पे स्नाइपिंग कर रही होती है। इस गोली को मारने के बाद सोच रही होती है कि मैं ये रीपेमेंट के तौर पे जोड़ूंगी क्योंकि उस बच्चे ने मुझे बचाया था। लियो वहां पे देखता है जिस ओर से गोली चली हुई थी, पर वहां पे कोई नहीं होता। वो कहता है कि यहाँ तो कोई नहीं है। इन बातों को साइड रखते हैं, पर उसी समय एमसी मीना को कहता है कि ये बहुत ही अच्छा मौका है हमारे लिए अब काउंटर अटैक करने का। वो दोनों लग जाते हैं उन सभी लोगों की धुनाई करने। एमसी ब्लैक स्टार के फंडर में से एक गुंडे को पकड़ता है और उसके हाथ से गन छीनते हुए कहता है कि अब ये मेरी हुई, और वो अगले पल काफी सारे लोगों को उसी गन से शॉट मारते हुए घायल कर देता है, जिसे देख के मीना काफी इंप्रेस होती है। वो कहती है कि अच्छा तुम्हें गन चलाने भी आता है। इसमें लियो कहता है कि अरे इसमें कोई बात नहीं है, मैं जब छोटा हुआ करता था तब मैं हल्की फुल्की शूटिंग रेंज पे जाया करता था, प्रैक्टिस किया करता था। हम देखते हैं अगले पल ब्लैक स्टार एमसी के कदमों में पड़ा होता है, जो कि अपनी जान की भीख मांग रहा होता है। लियो यहाँ पे रुकता नहीं, वो उसे गन पॉइंट पे कहता है कि तुम घटिया इंसान, तुमने हम पे कितने अटैक किए, कई बार अटैक किए, आखिर मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। इस पे ब्लैक स्टार कहता है कि अगर तुम मेरी जान बख्श दो तो मैं तुम्हें कुछ सीक्रेट बताऊंगा। इस पे एमसी कहता है कि तो जल्दी से बकना शुरू करो। ब्लैक स्टार ली की तरफ देखते हुए कहता है, जो कि ली
एक्चुअली में वहां से खिसकने की तैयारी में होता है। ब्लैक स्टार कहता है कि उस पेन ड्राइव में जो एविडेंस था वो तुम्हारे पिता के मौत से रिलेटेड था। तुम्हारे पिता की मौत का कारण और कोई नहीं, ली के फादर है, ली जिंजी। अब इस बात का झटके से ली काफी शौक में होता है। वो कहता है कि तुम गधे, तुमने तो मुझे सीधे सीधे धोखा ही दे दिया। भाई जैसे ही एमसी को इस बात का पता चलता है, एमसी बहुत गुस्से में आता है। वो जोर से चिल्लाता है, ली के बच्चे तेरी तो, और वो कस के एक पंच मारता है ली को। ली भाई टूटी हुई पतंग की तरह पीछे दीवार में जाके लगता है और उसकी हालत फटे हुए टायर की तरह हो जाती है। लियो उसे कॉलर से पकड़ता है और कहता है कि तुझे तो आज यमराज भी नहीं बचा पाएगा मेरे से। भाई एमसी का ये रूप देख के ना ली फट जाती है। वो कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, ऐसा मत करो। लियो कॉलर से ली को पकड़ता है और बाहर की ओर लेके जाता है। वो कहता है कि चल मेरे साथ चल और सब कुछ बकना शुरू कर दे। उनको जाता हुआ देख के ब्लैक स्टार सोचता है कि ली मुझे ब्लेम मत करना तुम्हें धोखा देने के लिए, मैं तो बस ऑर्डर को फॉलो कर रहा था। तभी अचानक बंदूक की नली उसके ओर बढ़ जाती है। वो भी किसी के निशाने पे होता है और ये और कोई नहीं है, लूसी होती है। लूसी कहती है कि ब्लैक स्टार तुमने मुझे धोखा दिया। ब्लैक स्टार उसे देख के कहता है अच्छा ये तुम हो। ब्लैक स्टार कुछ और बोल पाता तभी उसकी खोपड़ी खुल जाती है। गोली सीधा उसके खोपड़ी के आर पार हो जाती है। ब्लैक स्टार को मारने के बाद वो सोच रही होती है कि ब्लैक स्टार की मौत के बाद मैसेज तो पहुंच ही जाएगा गोंग माली को। मैं उसे बस ये बताना चाहती हूँ कि अब मेरे से और लियो से उलझने का सोचना भी मत, नहीं तो इसके जो परिणाम होंगे उन्हें भुगतने के लिए तुझे तैयार रहना पड़ेगा। और गाइस यहीं पे ये वीडियो मैं एंड करता हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट कल ही आ जाएगा और लेट नहीं होगा। हमें लियो के विला को दिखाया जाता है जहां पर लियो ने ली को पकड़ के रखा हुआ होता है और लियो कह रहा होता है ली कह रहा होता है कि प्लीज मुझे माफ करना, मैं जितना भी जानता था ना मैंने तुम्हें सब बता दिया है। जिस पर लियो उसकी वीडियो बनाते हुए कहता है कि ठीक है तुमने जो बताया था ना उसे दोबारा से कहो, और लियो उसकी वीडियो बना लेता है। वहीं लियो ली के फादर को कॉल करते हुए कहता है कि तुमने अपने बेटे की फोटो तो देखी ही होगी ना, अगर तुम इसे मुझसे छुड़ाना चाहते हो तो तुझे सारा सच बताना पड़ेगा और इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखनी होगी। जिस पर ली का फादर कहता है कि अगर तुम मेरे बेटे को हर्ट नहीं करोगे तो मैं जो तुम बोलोगे वो मैं करूंगा। और वो अपने बंदों से कहता है कि कल को जाकर एक कॉन्फ्रेंस को बुलाओ। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि लियो ने ली को एक कमरे में बंद करके रख दिया होता है और वो लियो से कहता है कि जब तक तुम्हारे फादर सच नहीं बताएंगे तब तक तुम यहीं पे सड़ते रहोगे। जिस पर ली कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो, लेकिन लियो वहां से चला जाता है। जिस पर ली चिल्लाता रहता है कि ऐसा मत करो, मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे अंधेरे से डर लगता है। वहीं दूसरी तरफ लूसियान लियो से कहती है कि लियो मैंने तुम्हारे लिए एक वोन का सूप बनाया है, क्या तुम इसे चेक करना चाहोगे? जिस पर लियो एक सिप लेते हुए कहता है कि थैंक यू। वो यूसियान से कहता है कि यहाँ पर एक अस्थियों का जार पड़ा हुआ था, क्या तुमने उसे कहीं पर रखा है क्या? जिस पर यूसियान कहती है कि अच्छा वो जार, तुमने जो अभी सूप पिया है ना मैंने वो उसी इंग्रेडिएंट से बनाया है। लियो को शौक लग जाता है भाई और जमीन पर गिरते हुए वो कहता है कि मेरे फादर की अस्थियां थी। गाइस अभी मैं रिसेंटली इन कैरेक्टर के नाम भूल गया हूँ तो इनके ओरिजिनल नाम से ही मैं मेंशन कर रहा हूँ। यार इनके नाम बहुत चटपटे होते हैं भाई, मैं परेशान हो जाऊंगा यार इनके नामों से। यूसियन हंसते हुए कहती है कि अरे यार मैं तो मजाक कर रही थी, मैंने तुम्हारे फादर की अस्थियों को बुद्धिस्ट हॉल के अंदर रख दिया है। यूसियन की इस बात को सुन के लियो मन में कहता है कि सच में यार ये औरत कितनी पागल है। अगले सीन में लियो हॉल के अंदर अपने फादर की अस्थियों के सामने बैठकर कहता है कि फादर मैं उस ली के फादर को अच्छे से जानता हूँ, वो एक चालाक लोमड़ी है, वो बिना फाइट के चीजों को सेटल नहीं करेगा, इसलिए मैं उसके साथ में जब तक फाइट करूंगा। अगर आप ऊपर से देख रहे हैं ना तो मुझे मेरी जीत के लिए ब्लेस करना। वहीं उसके फादर के सामने एक डैगर रखा हुआ होता है। उस डैगर को लेते हुए लियो कहता है कि फादर मैं फैमिली डैगर को अपने साथ रख रहा हूँ। बोल के लियो उस डैगर को अपनी जेब में रख लेता है। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि लियो वहां से जा रहा होता है, लेकिन यूसोन लियो से कहती है कि क्या तुम कहीं जा रहे हो, एक सेकंड के लिए रुको। जिस पर लियो कहता है कि क्या हुआ, जिस पर यूसियान कहती है कि तुम्हारे कपड़े ठीक नहीं हैं, ये मुड़े हुए हैं, इसलिए मैं इन्हें ठीक कर देती हूँ।
जिस पर लियो कहता है कि यूशियान, अगर मैं आज वापस नहीं आया तो तुम नेक्स्ट 6 महीने के अंदर इस जगह से चली जाना। और लियो वहां से जाने लगता है, जिस पर यूशियान कहती है कि लियो मैं तुम्हारा डिनर के लिए वेट करूंगी, इसलिए जल्दी से वापस आ जाना। वहीं दूसरी तरफ हमें ली के फादर को दिखाया जाता है, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया हुआ होता है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर कहता है कि आज मैं आप सभी के सामने कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को अनाउंस करना चाहता हूँ। ये सुनकर मेयर कहती है कि मैंने पहले ही पुलिस को रिपोर्ट कर दिया है, जिसे लिया का फादर पब्लिकली चीजों को रिवील करेगा। पुलिस जाकर उसे जल्दी से अरेस्ट कर लेगी और इस तरह से किलिन ग्रुप पर एक नई शुरुआत कर पाएगा, जिस पर लियो कहता है कि काश चीजें ऐसे ही हों। तभी हम ली के फादर को देखते हैं, जो कि कहता है कि इस लियो ने मेरे बेटे को किडनैप करके रखा हुआ है। और ये सुनकर लियो अपने मन में कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ। लेकिन तभी वहां ऑफिसर लू आ जाती है और आते हुए कहती है कि लियो, हमने तुम्हारी कॉल और रिकॉर्डिंग की कन्वर्सेशन को सुन लिया है और हमें शक है कि तुमने ही ली को किडनैप किया है, इसलिए आकर हमारे सवालों का आंसर करो। जिस पर लियो सीरियस होते हुए कहता है कि मैं इस मोमेंट में आकर मैंने अपनी सब चीज़ों को खो दिया है। मैंने कभी भागने के बारे में नहीं सोचा। मैं जो कि एक 7 फुट लंबा पर्सन हूँ, अगर अपनी फादर की डेथ का बदला नहीं ले पाता हूं तो मेरे जीने का क्या ही पॉइंट बनता है। ये सुनकर ऑफिसर लू कहती है कि लियो, जल्दी से अपने हाथों को बाहर निकालो और अपने हाथों को सर के पीछे रखो और घुटने पर बैठ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। तभी लियो अपनी जेब से कुछ निकाल रहा होता है और उसे निकालते हुए कहने लगता है कि अब टाइम आ गया है। हम देखते हैं कि लियो ने जिस चीज को निकाला होता है वो कोई डैगर नहीं होता, क्योंकि यूशियान ने उस डैगर को चेंज कर दिया होता है। और हम देखते हैं कि ये चीज एक पेन ड्राइव होती है, जिसे देखकर लियो कहता है कि अरे भाई ये क्या है। जिस पर एलन कहती है कि ये तो वही पेन ड्राइव है ना जो कि तुमने मुझे दिया था। और अब हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पे पेन ड्राइव को लैपटॉप पे कनेक्ट करके दिखाया जाता है कि कैसे ली का फादर लियो के फादर को मार रहा होता है। ये वीडियो देखकर लियो बहुत गुस्सा हो जाता है और पुलिस के लोगों से कहता है कि जैसा कि तुम्हें सच पता लग ही चुका है कि असली कातिल कौन है। ये देखकर ली के फादर अपने मन में कहता है कि ओ माय गॉड, ये चीजें तो मैंने एक्सेप्ट की ही नहीं थी। वहां पर खड़े सभी लोग कहते हैं कि किलिन ग्रुप के चेयरमैन सियाओ ही लिहाओ के फादर के द्वारा मारे गए थे। तभी लू लिया के फादर की तरफ गन पॉइंट करते हुए कहती है कि जिसे देखकर लिया का फादर घबराते हुए कहता है कि प्लीज मुझे शूट मत करना, मैं सरेंडर कर दूंगा, मैं मरना नहीं चाहता। ये सुनकर लियो अपने मन में कहता है कि लिहाओ का फादर एक बहुत ज्यादा पावरफुल पर्सन है, इसलिए वो अपने रिसोर्सेज को यूज करके और अपने कनेक्शन का यूज करके इजी जेल से बाहर आ ही जाएगा। उसे मारना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं उसे इस तरह से जाने नहीं दूंगा। सीरियसली गाइस, मेरा दिमाग फट रहा है भाई। कितने लू ला ली 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 इनके नाम में भाई, कितनी कंफ्यूजन है भाई, खुद एडजस्ट कर लेना भाई। लियो ली के फादर की तरफ दौड़ते हुए कहता है कि तुम बास्टर्ड कमीने, तुमने मेरे फादर को मारा है और मैं अपने फादर के डेथ का बदला तुमसे लेकर रहूंगा। लेकिन लियो खुद से ही अपने पैरों को अटकाकर वहां ली के फादर के सामने गिर जाता है और उसके फादर के हाथ में एक गन को पकड़ाते हुए कहता है कि लकीली मैंने बॉक्सिंग जिम के अंदर से एक गन को अपने पास रख लिया था। गाइज यहाँ पे ना कुछ नायक मूवी के एंड वाला लग रहा है, देख लो। हम देखते हैं कि लियो जमीन पर पड़ा हुआ कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारना। ली का फादर कहता है कि आखिर ये चल क्या रहा है भाई और ये गन कहाँ से आई। ये देखकर ऑफिसर लू कहती है कि मिस्टर, अपनी गन को नीचे रख दो, मैं तुम्हें शूट नहीं करूंगी, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। और तभी हम देखते हैं कि अचानक से ली के फादर को एक गोली आकर लगती है, जिसे देखकर लू चिल्लाते हुए कहती है कि अभी मैंने शूट का ऑर्डर नहीं किया था, किसने गोली चलाई। जिस पर उसके साथ खड़े हुए लोग कहते हैं कि हमने शूट नहीं किया है, तुम हमें इस तरह से क्यों देख रही हो। वहीं ली का फादर जमीन पर गिरा हुआ कहता है कि लियो, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं अकेला ही तुम्हारी फैमिली से लड़ाई कर रहा था? तुम उन लोगों को नहीं हरा सकते हो, तुम बहुत जल्दी मारे जाओगे। तभी मिलिन वहां आती है और एमसी से पूछती है कि क्या वो बिल्कुल ठीक है। इस पे एमसी भी कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी येलिन वहां पे आती है और कहती है कि ये गोली हमारे अपोजिट बिल्डिंग से आई है, हमें कोई चुप कराना चाहता है। जिसे सुनकर लियो कहता है कि इसे देख के लगता है कि मेरे फादर की डेथ में बहुत सारे लोग शामिल थे। तभी इंस्पेक्टर लू लियो से कहती है कि हमें अभी तुम पर बहुत शक है कि तुमने अपने ही मेंशन में लिहाओ को
किडनैप करके रखा हुआ है, इसलिए हम तुम्हारे बिला को देखने जा रहे हैं और जब तक हम तुम्हारे बिला को पूरी तरह से चेक ना कर लें तब तक तुम हमारे सामने से कहीं नहीं जा सकते। अब हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है बिला के अंदर का, जहां पर पहुंचकर ऑफिसर लू अपने बंदों से कहती है कि जाकर पूरे बिला को अच्छी तरह से चेक करो और हम देखते हैं कि चेकिंग होने के बाद उसके साथी आते हुए कहते हैं कि कैप्टन लू, यहाँ हमें कुछ भी नहीं मिला, हमने हर जगह को देख लिया पर यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मिला। तभी लू एक दीवार को अपने हाथ से मारते हुए कहती है कि बहुत सारे बिला के अंदर कुछ सीक्रेट रूम्स होते हैं, बस तुम्हें जाकर उनके मैकेनिज्म को ढूंढना है। जिसे देखकर लियो कहता है कि क्या सच में इसने इस जगह को ढूंढ लिया है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि दूसरे ऑफिसर कहते हैं कि कैप्टन लू, हमने एक हिडन रूम को देख लिया है और लगता है उसके अंदर कोई पर्सन है। ये सुनकर लू लियो को हथकड़ियों लगाते हुए कहती है कि लियो, अगर तुमने लॉज को तोड़ा है तो तुम परिणामों को झेलना ही पड़ेगा। हम देखते हैं कि कमरे के अंदर एक लड़की होती है जो कि कहती है कि मास्टर, तुम इतनी जल्दी से क्यों आ गए हो। हम देखते हैं कि वो लड़की और कोई नहीं यूशियान होती है, जो कि कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम से तुम्हारा इंतजार कर रही थी और मैं अब और नहीं रुक सकती। जिसे देखकर ऑफिसर लू कहती है कि लियो, क्या तुम इस तरह की चीज़ों से खेलते हो। और ऑफिसर लू वहाँ से जाते हुए कहती है कि ठीक है, हमने बहुत ज़्यादा छानबीन कर ली है, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। जिस पर लियो ऑफिसर लू से कहता है कि ये इस तरह से नहीं है जो तुमने देखा है। और लियो अपने मन में कहता है कि भले ही मैं अभी जेल नहीं गया हूँ, लेकिन मुझे पहले ही सोसाइटी के द्वारा मौत की सजा सुना दी गई है। तभी यूसियन लियो से कहती है कि लियो, मैंने तुम्हारी फिर से हेल्प की है, तुम मुझे किस तरह से थैंक्स बोलना चाहोगे। जिस पर लियो एक्साइटेड होते हुए कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हें अपनी बॉडी ऑफर कर दूं। ये सुनकर यूशियन कहती है कि तुम बहुत बड़े कमीने हो। तभी लियो यूशियन से पूछता है कि तुमने ली हाओ को कहां पर रखा हुआ है। जिस पर यूशियन कहती है कि मैंने उसे एक ऐसी जगह पर बंद करके रख दिया है जहां पर उसे ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इस पर लियो कहता है कि सच में ये तो बहुत ही ज्यादा क्लेवर मूव था। हमें एक कमरे को दिखाया जाता है जहां पर ली जमीन पर पड़ा हुआ होता है और उसकी बॉडी के अंदर से खून निकल रहा होता है। जिसे देखकर लियो कहता है कि यूशियन, क्या तुमने इसे मार दिया है। जिस पर यूसियन उस ब्लड को टच करते हुए कहती है कि मैंने तो इसे नहीं मारा और ये खून अभी भी गर्म है, लगता है हमारे आने से पहले ही किसी ने इसे मार दिया है। जिस पर लियो कहता है कि ये कमरा तो बंद था ना, और बंद कमरे में भला कोई कैसे मर्डर कर सकता है। तभी यूसियन एक डैगर को फेंकते हुए कहती है कि किलर वहां छुपा हुआ है और वो डैगर जाकर छत पर लगी हुई एस्केप टनल पर जाकर लगता है और इस टनल के अंदर लियो और यूसियन घुस जाते हैं। और टनल के अंदर घुसकर लियो कहता है कि भला कोई एक ऐसी टेक्निक का यूज करके इतनी पतली गली से कैसे निकल सकता है। जिस पर यूसियन कहती है कि बंद कमरे के अंदर ऐसी टेक्निक का यूज तो सिर्फ एक असैसिन ही कर सकता है। अब ये दोनों एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के अंदर फंस चुके हैं। यूसियन लियो से कहती है कि आखिर तुम एक ही जगह पर क्यों अटके हुए हो, हमें जाके उसे पकड़ना चाहिए। जिस पर लियो कहता है कि हम यहाँ पे अटक गए हैं। जिस पर यूसियन कहती है कि रुको मैं कुछ करती हूँ। जिस पर लियो ब्लेस करते हुए कहता है कि स्ट्रगल करना बंद करो और मैं यहाँ ज़्यादा टाइम पर खुद को होल्ड बैक नहीं कर सकता। हम देखते हैं कि लियो के ऊपर यूसियन आ गई होती है और इन दोनों की इसी नोक झोंक में, आई मीन इसी मोमेंट में भाई कुछ टचिंग वचिंग हो जाता है। ठीक है, जो समझ गया वो समझ गया, जो नहीं समझा वो पोगो देखे। लियो का माहौल खराब होने लगता है। जिस पर यूसियन लियो को थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुम रास्कल। जिस पर लियो कहता है कि मेरा ऐसा कुछ भी मतलब नहीं था भाई करने का, मैं कुछ ऐसा टच नहीं करना चाहता था। अब हमें कुछ बात का बिला के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर यूसियन अपने ग्लव्स को उतारते हुए कहती है कि मैं उसका ध्यान रख लूंगी, इसलिए तुम्हें खोजे जाने की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिस पर लियो यूसियन से कहता है कि तुम कौन हो और तुम्हें पहले भी गोली लग गई थी ना, और ये सब कुछ क्या हो रहा है। जिस पर यूसियन कहती है कि तुम इन चीजों के बारे में मत पूछो और तुम मेरे बारे में जितना कम जानोगे। जिस पर लियो चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, तुम्हें ये चीजें ढूंढनी होंगी। ली का फादर मेरी आंखों के बिल्कुल सामने ही था जब उन्हें गोलियों के द्वारा मार दिया गया। मुझे डर नहीं है कि अगला नंबर मेरा हो सकता है, लेकिन मुझे डर ये है कि मेरे मरने के बाद ये नहीं पता चलेगा कि मुझे किसने मारा है।
जिस पर यूसियन लियो को बताती है कि लिहाओ के फादर को यूजी के द्वारा मारा गया है और लिहाओ को बेनचाओ के द्वारा मारा गया है, जो कि सेम ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं और जिसका नाम होइंगडोंग सोसाइटी है। और हाइंगडोंग सोसाइटी का इन्फ्लुएंस तुम्हारी सोच से भी परे है। जिस पर लियो शौक होते हुए कहता है कि क्या हाइडोंग सोसाइटी? हाँ, मुझे याद आया। मेरे फादर ने इसके बारे में मुझे एक बार पहले ही बताया था कि कुछ लोग उन्हें हाइडोंग सोसाइटी के अंदर रिक्रूट करना चाहते हैं, लेकिन मेरे फादर ने इस चीज़ के लिए मना कर दिया था। और इस सब के बाद से ही मेरी फैमिली के ऊपर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई। अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है हाइडोंग सोसाइटी के ड्रैगन हेड क्लब को, जहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए होते हैं, जिनमें से एक पर्सन कहता है कि क्या कोई मुझे इस करंट सिचुएशन को एक्सप्लेन करेगा। ये पर्सन यूसाओ होता है, जो कि क्यांग ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट होता है। जिस पर मानली कहती है कि ली फैमिली के दोनों ही बाप बेटे मारे गए हैं और एविडेंस के अंदर बस ली के फादर ने ही क्राइम को किया था, इसलिए हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तभी उन 5 बंदों में से दूसरा बंदा कहता है कि हमें उसे ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए, वो एक टाइम बॉम्ब की तरह है। और ये शख्स होता है गाओ जिन, जो कि प्रेसिडेंट होता है गाओ ग्रुप का। तभी एक मोटा सा चोमू बंदा कहता है कि आखिर इसमें दिक्कत क्या है, हम लोग उसे सीधा सीधा जाके मार क्यों नहीं देते। और ये तीसरा बंदा होता है होंग जी, जो कि प्रेसिडेंट होता है हाई चैंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। तभी वहां पे बैठी एक लड़की कहती है, नहीं, हमारा लियो के ऊपर बहुत सारा पैसा कर्जे में फंसा हुआ है, अगर हम उसे अभी खत्म कर देंगे तो हमारे हिस्से में कुछ नहीं आएगा। अगर हम उसे थोड़ी देर आजाद छोड़ दें तो हो सकता है कि हम लोग थोड़ा अपना पैसा रिकवर कर पाएं। और ये लड़की का नाम होता है सुंगवी, जो कि प्रेसिडेंट होती है हाईचेंग बैंक। तभी उन 5 बंदों में से सभी बताने लगते हैं कि आखिर हम लोगों ने कितना कितना पैसा उसे उधार दिया है। पहले तो कहता है, एक बंदा कहता है जिंजी ग्रुप से कि 180 बिलियन दे चुका हूं मैं उसे, और 220 बिलियन। और फिर उसके बाद सभी 5 लोग अपने अपने पैसे गिनाने लगते हैं कि आखिर उन्होंने, इसके बाद सभी 5 लोग अपने अपने पैसे गिनाने लगते हैं कि आखिर उन्होंने कितना पैसा उसे कर्जे में दिया है। कोई 220 बिलियन कहता है, तो कोई 180 बिलियन, तो कोई कहता है कि 300 बिलियन मेरे भी जोड़ लो। और चौथा बंदा भी कहता है कि हाँ, मेरे भी 300 मिलियन। और लड़की जो रहती है वो कहती है कि 100 बिलियन मेरा भी जोड़ लो। अभी उनमें से एक बंदा कहता है कि देखो, कितने सारे पैसे हमारे ऐसे ही अटके पड़े हैं, तुम्हें लगता है कि वो हमारे पैसे दे भी पाएगा? अब उस पर टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, जाओ और उसे खत्म कर दो। अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेगा हमें नीचे खींचने के लिए। अब सोमिंग इस उस बंदी की बात से एग्री नहीं होती, वो ऐतराज करती है, पर अगले ही पल दूसरा बंदा चश्मिश कहता है कि अगर हम लोग डिसीजन नहीं ले सकते तो क्यों ना हम लोग वोट करें। तो चलो फिर अब डिसाइड करते हैं, जो मेरे साथ खड़ा है उसे मारने के लिए वो अपने अपने हाथ खड़े करो। एमसी को मारने के लिए जो वोटिंग हो रही थी उसमें 4 वोट मिल जाते हैं इसी पक्ष में। तभी वो बंदा मानली को कहता है कि हाल ही फिलहाल में इन्होंने बहुत से लोगों को खो दिया है और पुलिस भी इन्हें बड़ी बारीकी से देख रही है, इन पे नजर बनाए हुए रखी है। फिर उसके बाद वो इशारा करते हुए कहता है कि इस बार जियानलिन तुम लियो को हैंडल करो। अब इस बात से खुश होता हुआ जियोलिन कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने मिशन को कंप्लीट करूंगा। अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें सड़क का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बाईसाइकिल पे कोई चल रहा होता है और कहता है कि बॉस, आखिर मुझे कब कार ड्राइव करने को मिलेगी। और ये और कोई नहीं होता, ये होती है मीना और लियो, जो कि साइकिल पे कहीं जा रहे होते हैं। मीना कहती है कि अगर पॉसिबल हो पाए तो आप मोटरसाइकिल खरीद लो, साइकिल चलाना बहुत ही बेकार है और मैं बहुत थक जाती हूँ, और आपकी आइडेंटिटी भी इससे सबको पता लग जाएगी और आप एक इजी टारगेट बन जाओगे। इस पे एमसी कहता है कि अभी मुझे जहर खाने को पैसा नहीं है और तुझे चाहिए गाड़ी, मोटर, बंगले, ऐसा अभी कुछ नहीं होगा, मैं पहले ही कर्जे में डूबा हुआ हूं। मुझे अभी भी 180 बिलियन देना है जेनजी ग्रुप का। इस पे मीना कहती है कि अभी हाल ही फिलहाल में प्रेसिडेंट ने काफी इन्वेस्टमेंट तो जोड़ी है, वो कह रही थी कि उन्होंने पैसा इकट्ठा किया है। इस पे एमसी कहता है कि अभी मेरे पास 18 बिलियन बचे हैं और वो काफी नहीं रहेंगे जिससे कि मैं कार खरीद पाऊं। तभी वो रास्ते से आगे जा रहे होते हैं साइकिल पे और मीना फिर से कहती है कि बॉस, मेरी सिस्टर जो है उसकी आज सर्जरी है और मैं छुट्टी लेना चाहती हूँ और वहाँ हॉस्पिटल जाना चाहती हूँ। इस पे एमसी भी कहता है कोई बात नहीं, आज वैसे भी करने को कोई काम नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ वहाँ पे। मीना इस
बात से काफी खुश हो जाती है। अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें एक हॉस्पिटल का सर्जरी रूम दिखाया जाता है जहाँ पे एक मरीज के ऊपर कपड़ा यानी कि एक लाश को दिखाया जाता है। तभी एक डॉक्टर होती है जिसका नाम बाईजी होता है, वो कहती है कि हमने बहुत प्रयास किया पर फिर भी हम मरीज को नहीं बचा पाए, मरीज मर चुका है। और उस लाश के पास मीना आके रोने लगती है, यानी कि ये उसकी सिस्टर होती है जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही है। मीना कहती है कि ये कैसे हो सकता है, जब मैं यहाँ से गई थी तो मेरी बहन बिल्कुल सही थी। इस पे डॉक्टर कहती है कि हमने अपनी पूरी कोशिश की है पर जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है हम उसे बदल नहीं सकते। मीना काफी रो रही होती है और उसे उठने के लिए यानी कि अपनी छोटी बहन को उठने के लिए कहती है कि तुम ऐसे मुझे अकेले छोड़ के नहीं जा सकती, मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगी, मैं अकेली पड़ जाऊंगी। ये पूरा सीन एमसी चुपचाप खड़ा देख रहा होता है। वो दुखी मन से सिस्टम से कहता है कि मैं ऐसे ही किसी खूबसूरत महिला को रोते हुए नहीं देख सकता। सिस्टम क्या तुम मेरी हेल्प करोगे कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाता है कि आपका जो ग्रैंड रेजुएशन पिल थी वो सक्सेसफुली एक्सचेंज हो गई है, जिसके बदले में आपके जो 60 इंटीमेंसी पॉइंट थे वो हमने ले लिए हैं। अब आपके पास 0 इंटीमेंट पॉइंट्स बचे हैं। एमसी ये सुन के बौखला जाता है। वो सिस्टम से कहता है कि मैंने तो सिर्फ तुमसे सलाह लेने के लिए तुम्हें याद किया था, तुमने तो खुद ही फैसला कर लिया और मुझे एक्सचेंज नहीं करना था। तुमने तो सब कुछ ले लिया भाई, मेरे पास कुछ नहीं बचा। अब अगर मेरे पास 0 इंटीमेंसी पॉइंट है तब तो मैं आज ही मर जाऊंगा, मेरे पास तो एक दिन भी नहीं बचा। एमसी के हाथ में वो गोली आ गई होती है, जिसे देखने के बाद एमसी एक गहरी सांस लेता है और कहता है कि पहले मुझे इसे बचाना चाहिए, उसके बाद देखूंगा कि आगे क्या होता है मेरे साथ। एमसी आगे बढ़ता है और कहता है मीना से कि तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हारी बहन को बचाने की कोशिश करूंगा। ये सुन के डॉक्टर बौखला जाती है। वो कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुम हमारे इलाज पे शक कर रहे हो? मैंने वो सारी चीजें आजमा ली हैं जिससे कि मैं इस बच्ची को बचा पाऊं। इसकी धड़कन बंद हो गई है और इसकी ब्रेन वेव जो है वो भी डिसअपेयर हो रही है। इसका तो यही मतलब है ना कि ये मर चुकी है। तभी एमसी बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं देखो तुम्हारे सामने एक मेडिकल मिरेकल करूंगा। इस पे बाईजी डॉक्टर जो रहती है वो कहती है कि हो सकता है कि दुनिया में बहुत से चमत्कार होते होंगे पर कोई ऐसा चमत्कार नहीं होता जो कि मरे हुए बंदे को जिंदा कर दे। इस पे एमसी कहता है कि अगर तुमने कोई चमत्कार होते हुए नहीं देखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि चमत्कार होते ही नहीं है। अगर तुम मेरे से पहले मिलती तो ये बात नहीं बोल पाती। तभी एमसी उस गोली को मीना की सिस्टर जिसका नाम ऐना होता है उसके मुंह में डाल देता है, यानी कि खिला देता है। थोड़ा देर वेट करने के बाद वो एमसी चकराते हुए कहता है कि आखिर इसने अभी तक रिस्पॉन्स क्यों नहीं किया। तभी डॉक्टर पीछे से कहती है कि आखिर तुम ऐसे शोर क्यों मचा रहे हो यहाँ पे। इस पे एमसी कहता है कि अरे रुको तो सही, लगता है मेरी दवाई का इफेक्ट होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा, हमें थोड़ा टाइम वेट करना चाहिए। अब एमसी की इन बातों को सुन के बाईजी बौखलाते हुए कहती है कि तुम अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगी। तभी ऐना एकदम से अपने बेड में खड़ी हो जाती है, यानी कि उसे होश आ गया होता है। वो कहती है कि शोर क्यों मचा रहे हो। ऐना पूछती है मीना से कि मेरी बहन यहाँ पे हो क्या रहा है। इस पे मीना काफी खुशी से कहती है कि मेरी छोटी सिस्टर तुम उठ गई। अब इस पूरी घटना को डॉक्टर ने अपनी आंखों से देखा होता है। वो काफी इंप्रेस होती है और अपने एमसी की तरफ देख के कहती है कि आखिर तुम हो कौन और तुमने ये सब कुछ कैसे किया, ये तो मर चुकी थी, इसको तो तुमने जिंदा कर दिया। एमसी कहता है कि मेरे पास एक यूनिक स्किल है और अच्छा होगा कि कोई इसके बारे में ना जाने। अभी डॉक्टर कहती है कि ये तो बहुत बढ़िया बात है। अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि घड़ी पे अपना टाइम गिन रहा होता है। वो कहता है कि मेरे पास अब मुश्किल से 1.5 घंटा बचा होगा, उसके बाद मेरी लाइफ खत्म। अब लाइफ की बात आती है तो ये और कोई नहीं होगा, हमारा एमसी होगा। एमसी बैठा होता है अपनी किस्मत को खोजते हुए। वो कहता है कि मैंने मीना को इतनी मुश्किल से बचाया है फिर भी कोई इंटीमेसी पॉइंट नहीं मिला मेरे को, आखिर ये चल क्या रहा है। तभी वहां डॉक्टर आती है जो कि कह रही होती है कि मरीज को मरने के बाद जिंदा नहीं किया है, बल्कि उसकी जो बीमारी थी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। तुमने तो मेरी आंखें खोल दी हैं। आखिर वो कौन से टाइप की पिल थी जो तुमने उसे दी थी, मुझे उस पे रिसर्च करनी पड़ेगी। इस पे एमसी अब चिढ़ जाता है। वो कहता है कि आखिर मैं ये सब क्यों करने दूं। इस पे वो लड़की कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी जो ये दवाई है ये बहुत महंगी है, मैं इसके लिए पे कर सकती हूँ। इस पे एमसी कहता है कि क्या पैसे से? अरे तुम पैसों से ये नहीं खरीद सकती। और साथ में एमसी सोच रहा होता है कि मुझे अपनी लाइफ से ये खरीदनी पड़ती है बेटी। तभी बाईजी कहती है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए इसके बदले में, तुम बस मांग सकते हो और मैं देखूंगी
अगर मेरे हाथ में होगा तो मैं पे कर दूंगी उस गोली के लिए जो भी तुम मांगोगे। तभी सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कि नई कॉन्ट्रैक्ट टारगेट डिटेक्ट हुई है। डॉक्टर थोड़ा रुकती है, थोड़ा सोचती है, फिर कहती है कि मेरे पास फार्मास्यूटिकल और कॉस्मेटिक की कंपनी है कॉलेज में, और मेरे पास कई दवाइयों का पेटेंट भी है। इन सब का मिला के मेरे पास 20 मिलियन होंगे। तभी डॉक्टर अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट मैमसी को दिखाते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये उस दवाई के लिए काफी नहीं रहेंगे, फिर भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो दवाई मेरे लिए बहुत जरूरी है। इसी बीच एमसी सिस्टम में लड़की की इन्फो देखता है और उसे कंफर्म होता है कि ये एक गोडेस है और इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने पे उसे रिवॉर्ड भी मिलेंगे और उसकी लाइफ 10 दिन बढ़ जाएगी। एमसी की जिंदगी का उल्टा काउंटडाउन शुरू हो गया होता है और ऊपर से एमसी हंसता हुआ कहता है कि मुझे अब इस मौके का फायदा तो उठाना ही पड़ेगा। वो ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है लड़की को और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता हूं, पर मेरी एक कंडीशन है, तुम्हें आगे से फार्मास्यूटिकल कंपनी का चीफ डायरेक्टर बन के रहना पड़ेगा। इस पे डॉक्टर कंफ्यूजन में कहती है ठीक है मैं समझ गई, और हमें दिखाया जाता है कि एमसी की लाइफ के 8 सेकंड बचे होते हैं और वो हड़बड़ाहट में कहता है कि जल्दी से साइन करो, और अगले पल डॉक्टर भी थोड़ी कंफ्यूजन में होती है पर वो साइन कर देती है, और भाई साइन करते ही 3 सेकंड बचे होते हैं और फाइनली 1 सेकंड के बाद आखिरकार एमसी की लाइफ बच जाती है और उसके पास 10 दिन रह जाते हैं जिंदा रहने के लिए। 10 दिन हो जाते हैं, उसकी लाइफ बढ़ जाती है और वो खुशी से डॉक्टर का हाथ पकड़ के कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एमसी की ये हरकतें देख के डॉक्टर अपने हाथ को छुड़ाती है और सोचने लगती है कि इसको मेरे हाथ छूने में मजा आ रहा था, ये पर्सन तो मुझे गड़बड़ लग रहा है कुछ। तभी डॉक्टर कहती है कि ठीक है अब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है तो क्या तुम मुझे पिल दे सकते हो। इसमें एमसी थोड़ा टाइम लेते हुए एक बहाना सोचता है। वो कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, अभी तक मैंने तुम्हारी कंपनी को इन्वेस्टिगेट नहीं किया है जिससे कि ये साबित हो सके कि वाकई में तुम्हारी कंपनी 20 मिलियन की वर्थ रखती है। और साथ में एमसी सोच रहा होता है कि मैं तो भूल ही गया था, मेरे पास तो इंटीमेसी पॉइंट ही नहीं है जिससे कि मैं उस पिल को खरीद पाऊं। अब इस बात से बचने के लिए मुझे कुछ ना कुछ बहाना तो खोजना ही पड़ता। तभी डॉक्टर एक कार्ड देती है और कहती है कि ये इस कार्ड में कंपनी का एड्रेस भी है, तो हम लोग कल कंपनी में मिलेंगे और याद से उस पिल को लेके आ जाना। इस पे एमसी कहता है ठीक है समझ गया जी। अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें फिर से साइकिल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मीना साइकिल चला रही होती है और एमसी पीछे बैठा होता है। मीना कहती है कि आज तुमने जो मेरी बहन के लिए किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बॉस, तुम एक अच्छे इंसान हो। इस पे एमसी सोचता है कि दुर्भाग्य की बात है कि अच्छे लोग ज्यादा दिन जी नहीं पाते। तभी मीना कुछ नोटिस करती है, सामने अभी गुंडे खड़े होते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि हाँ वो रहा, जिन्हें देख के मीना चार्ज अप हो जाती है। वो कहती है कि बॉस मैं पहले जाऊंगी और उन्हें हैंडल करूंगी, फिर उसके बाद हम लोग आराम से घर चलेंगे। जबकि एमसी वहां से भाग रहा होता है। वो कहता है कि तुम क्या देख रही हो, भागो चलो यहाँ से, तुम्हें क्या दिखता नहीं है इनके हाथ में कितने चाकू छुरियां हैं, अगर हमने इनको पीट भी दिया फिर भी इनकी चाकू छुरियों से घायल हम भी तो होंगे, तो इससे अच्छा है कि निकलो यहाँ से। अब ये देख के मीना कहती है कि वाह बॉस तुम तो बड़े चालाक हो। अब दोनों लोग भाग रहे होते हैं और भागते भागते मीना पूछती है एमसी से कि हमने तो ली को ठिकाने लगा दिया है, फिर आखिर ये लोग हमें परेशान क्यों कर रहे हैं। इस पे एमसी कहता है कि हो सकता है कि हाइडोंग सोसाइटी ने इन्हें हायर किया हो। मीना कहती है कि ऐसे काम नहीं चलने वाला, हमें कोई रास्ता निकालना पड़ेगा इनसे पीछा छुड़ाने के लिए। तभी वो दोनों एक लोकेशन पे पहुंचते हैं जहां पे बिल्डिंग में सैटरिंग, समझते हो ना गाइस, सैटरिंग की होती है, और उसे देख के एमसी कहता है कि मुझे एक प्लान सूझ रहा है, चलो यहाँ ऊपर चढ़ते हैं। एमसी मीना को ऊपर चढ़ा रहा होता है और मीना पूछती है कि आखिर तुम क्या करने वाले हो। एमसी कहता है कि तुम पहले जाओ मैं बाद में आऊंगा। अब ये बोल के एमसी मीना को ऊपर चढ़ा देता है और मीना ऊपर चढ़ भी जाती है। आई मीन छत पे पहुंची गई होगी और इसे देख के पीछा कर रहे गुंडे भी मीना को देख लेते हैं ऊपर चढ़ते हुए, तो वो आपस में बात करते हैं कि चलो हमें भी उनके साथ ऊपर चढ़ना पड़ेगा। वो दोनों ऊपर चढ़ रहे हैं जबकि एमसी हमारा नीचे खड़ा होता है, उसके हाथ में डंडा होता है और उसके चेहरे में स्माइल होती है। वो अगले ही पल उस सेटरिंग के बेस को नीचे से तोड़ देता है। अब इसके टूटने से ऊपर जितना भी ढांचा होता है सेटरिंग का वो सारा का सारा नीचे गिर जाता है और उसके साथ वो गुंडे भी नीचे गिर जाते हैं। मगर यहाँ साथ में गुंडे तो गिरते ही हैं, साथ में मीना भी गिर जाती है जो कि कह रही होती है कि लियो तुम बहुत घटिया हो, तुमने मुझे बलि का बकरा बनाया। इस पे एमसी कहता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें कैच कर लूंगा। अभी एमसी अपनी अल्टीमेट मूव चलता है और हाथों को देख ही सकते हो कहाँ जा रहे हैं भाई हाथ। मीना को बड़ी आसानी से पकड़ लेता है और नीचे उतार देता है, जिससे खुश होके वो कहती है कि ये कैच तो बहुत अमेजिंग था। इस पे एमसी कहता है कि तुम्हें पहले अपने वेट को कम करना चाहिए। अब ये सुन के मीना एक फनी वे में उससे पूछती है कि आखिर तुम क्या कहा, तुमने क्या कहा, और उसके गालों को
खींच रही होती है, जिसमें एमसी उससे माफी मांग रहा होता है। एमसी मीना को गोद में उठाए वहां से निकल रहा होता है और मन ही मन में सोच रहा होता है कि अरे वाह, मुझे तो काफी सारे इंटीमेसी पॉइंट मिल गए। लगता है कि ये अपनी बहन को बचाने का भी मेरे पे इंटीमेसी पॉइंट बरसा रही है। तभी हमें एक गाड़ी को दिखाया जाता है जो कि वहीं पे मौके पे खड़ी होती है। वहां पे बैठा एक पर्सन सीट पे हाथ मारते हुए कहता है कि अरे ये लोग तो बड़े घटिया निकले, इतने सारे लोग मैंने भेजे थे और वो उस बंदे को, अकेले बंदे को हैंडल नहीं कर पाए। उस लड़की के बगल में बैठी हुई सुमिंग कहती है कि लगता है लियो का अभी टाइम नहीं आया है, तो क्यों ना हम भी थोड़ा सा ऑब्जर्व करें और देखें उसे। जब हमें उससे पैसा मिल जाएगा तो हम उसकी जिंदगी छीन लेंगे। इस पे वो बंदा कहता है कि भूलो मत, किलिन ग्रुप का जो हाल हुआ है उसमें तुमने भी पार्टिसिपेट किया था। अगर हम लोगों ने लियो को चमकने का मौका और समय दे दिया तो ये हमारे लिए आगे चल के खतरा बनेगा। तभी सुमिंग अपने बैग को पकड़ के कहती है कि मैं जानती हूँ जो मैंने किया है मैं उसे भूल नहीं सकती, और तुम्हारी इस चेतावनी के लिए थैंक यू। इसमें वो बंदा कहता है कि लियो इस बार तो तुम बहुत किस्मत वाले निकले, पर अगली बार तुम्हारा सूर्य उदय होने से पहले ही मैं अस्त कर दूंगा। तब तक जितने मजे करने हैं कर ले अपनी जिंदगी में। सुमिंग इन बातों को सुन के बिल्कुल चुपचाप बैठी होती है। अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें उस फार्मास्यूटिकल कंपनी को दिखाया जाता है, जबकि भाई नाम का मेरे को पता नहीं है भाई, समझ में नहीं आ रहा क्या नाम है ये। भाई जी एमसी को पूरे डिपार्टमेंट्स के बारे में बता रही होती है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिसर्च का डिपार्टमेंट है, यहाँ देखो यहाँ सेल्स का डिपार्टमेंट है, पूरा टूर करवा रही होती है। साथ में वो ये भी कहती है कि हालांकि हमारी कंपनी का स्केल हल्का है पर ये अच्छा है। डॉक्टर एक वाइटनिंग प्रोडक्ट को दिखाती है जो कि उनके डेवलपमेंट का हिस्सा होता है, और वो कहती है कि इसे हम स्नो विजन कहते हैं। मैंने इसे एंशिएंट फैमिली फॉर्मूला से बनाया है और मुझे विश्वास है कि ये जब ऑफिशियली लॉन्च होगा तो ये हमें बिलियन का प्रॉफिट देगा। इसे देख के एमसी कहता है कि क्या ये इतना जादुई है। इस पे डॉक्टर बाई कहती है कि हाँ ये जादुई तो होगा ही क्योंकि मुझे इसने। इस पे डॉक्टर बाई कहती है कि हाँ ये जादुई तो होगा ही क्योंकि मैंने इसे एंशिएंट फॉर्मूला से बनाया है, तो इसका असर भी काफी अच्छा होगा। अब ये दोनों एक दूसरे से बातें कर ही रहे होते हैं, तभी कोई हॉकी स्टिक से शीशा तोड़ के अंदर आता है। हमें एक लड़की को दिखाया जाता है और उसके साथ बंदे भी होते हैं। भाई फुल गैंग आ रही है यहाँ पे। वो लड़की आके चिल्ला के कहती है कि भाई तुमने मुझे बहुत मुसीबत में डाल दिया है, मैं तुम्हारे इस काले धंधे को अभी बंद करूंगी। इसका नाम ही होता है। दोस्तों मजाक नहीं कर रहा यार, इस सीरीज में सबके नाम लौंग, लिंक, लहसुन, भाई क्या ही बोलूं मैं। डॉक्टर आगे आती है और कहती है कि मिस ही आखिर हुआ क्या है मुझे बताइए। इस पे ही कहती है कि आखिर तुमने मुझे चोट पहुंचाने की सोची भी कैसे। ये अपने मास्क को हटाते हुए कहती है कि मैंने तुम्हारा स्नो विजन यूज किया था और जिससे कि मेरा चेहरा इस ऐसा हो गया। मेरा चेहरा जला नहीं है बल्कि इससे बहुत गंदी बदबू भी आ रही है। इसे देख डॉक्टर कहती है कि हे मेरे भगवान, आपके साथ तो वाकई में बहुत गलत हुआ है, पर इससे बदबू नहीं आ रही, मुझे तो कोई बदबू स्मेल नहीं हो रही। इसमें ही कहती है कि क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही है। तभी ही अपनी हॉकी से अटैक करती है डॉक्टर पे और कहती है कि अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी एमसी बीच में आता है और उस हॉकी को रोक लेता है। वो कहता है क्या हम लोग बात कर सकते हैं। इसमें डॉक्टर कहती है कि आपकी सहायता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पर मैं नहीं चाहती कि आप इस मैटर में इन्वॉल्व हो, क्योंकि ये स्नो विजन जो चीज है, मेडिसिन है, ये मैंने बनाई है और इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। तो आप अच्छा होगा कि आप इधर से चले जाइए, नहीं तो आपकी मुसीबतें बढ़ जाएंगी। तभी एमसी कहता है कि अगर मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो ये लोग तुझे खा जाएंगे। तभी फिर चिल्लाते हुए कहती है कि ओए मैं इंसानों का मीट नहीं खाती, पर मैं इसका फेस जो है वो बिगाड़ दूंगी, जैसे इसने मेरा बिगाड़ा है मैं भी इसका बिगाड़ दूंगी। इस पे एमसी कहता है कि पहले तो तुम शांत हो जाओ और यहाँ पे तुम पहुंच गई हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा तुम्हारा चेहरा फिक्स करने के लिए, और ऐसे मारपीट से मसले हल नहीं होते, तुम्हें शांति रखनी पड़ेगी। इस पे फी कहती है कि आखिर मैं तुम्हारी बातें क्यों सुनूं। इस पे एमसी कहता है कि तुम्हें सुननी पड़ेगी। इस पे एमसी कहता है क्योंकि 3 घंटे का समय काफी रहेगा तुम्हारे इस बिगड़े हुए चेहरे को फिर से नया करने के लिए। ये थोड़ी देर सोचती है और फिर कहती है कि ठीक है, 3 घंटों का समय तो काफी ज्यादा हो जाएगा, मैं तुम्हें 1.5 घंटा देती हूँ। अगर तुमने इस समय में मेरा काम नहीं किया तो मैं इस जगह को तबाह नहीं करूंगी, बल्कि तुम दोनों की समाधि भी यहीं पे बना दूंगी। अब हमें लैब के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एमसी और बाई खड़े होते हैं। बाई कहती है एमसी से कि अब थोड़ा मामला शांत हो गया है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। मैं ये सब डिजर्व करती हूँ क्योंकि मुझे इस प्रोडक्ट को, इस अनस्टेबल प्रोडक्ट को लोगों पे ट्राई नहीं करना चाहिए था। एमसी उस
प्रोडक्ट को अपने हाथ में लिए कहता है फिर तो तुम्हें इस अनस्टेबल प्रोडक्ट को स्टेबलाइज करना चाहिए। मैंने इसमें बहुत सी चीजों को मिक्स करने का ट्राई किया और मैंने किया भी, पर मैं इसके फाइनल बैलेंस को कंट्रोल नहीं कर पाई क्योंकि मैंने बहुत सारे ड्रग्स इसमें यूज किए और जिसकी वजह से मेरा स्मेल करने का सेंस गायब सा हो गया, मुझे कोई सी भी स्मेल आती ही नहीं। अब स्पैमसी कहता है कि ये तो मैं पहले से ही समझ चुका था क्योंकि जब वो लड़की आई थी उसके फेस से काफी सड़ा हुआ स्मेल आ रहा था जो कि तुम सेंस नहीं कर पाई। एमसी पूछता है डॉक्टर से कि क्या तुम अपनी ये खोई हुई स्मेल की सेंस करने की एबिलिटी को रिस्टोर करना चाहती हो। फिर डॉक्टर कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल करना चाहूंगी। स्पैमसी कहता है ठीक है। फिर अगले पल एमसी अपने सिस्टम से कार्ड निकालता है और बता रहा होता है डॉक्टर को कि मैं तुम्हारी सूंघने की शक्ति का लेवल इतना बढ़ा दूंगा जितना कि एक भालू का होता है। मेरे पास सीक्रेट मेथड है जो कि ये काम पूरा कर देगा। एमसी सोच रहा होता है कि एक भालू की स्मेल करने की जो सेंस होती है वो एक आम इंसान से 2100 टाइम ज्यादा होती है। ये काफी रहेगा इसके लिए फॉर्मूला कंप्लीट करने को। अगले पल एमसी उस तालिस्मान को डॉक्टर के माथे पे लगा देता है और अगले पल डॉक्टर जो है वो काफी खुश होती है। वो कहती है कि मेरी नाक जो है वो रिकवर हो गई, ये तो बहुत बढ़िया बात है। इस बात से डॉक्टर काफी खुश हो जाती है और एमसी कहता है कि अब जल्दी करो और करेक्ट फॉर्मूला प्रिपेयर करो क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। इस पे डॉक्टर कहती है ठीक है मैं समझ गई। साथ में डॉक्टर सोच रही होती है कि क्या ये सेंट जो है वो एक आदमी की है। मैंने सोचा नहीं था कि इस बंदे की स्मेल इतनी अच्छी होगी। जबकि एमसी पीछे खड़ा होता है वो कहता है कि मिस भाई क्या हम अब शुरू करें। तो डॉक्टर चिल्लाते हुए कहती है हाँ ठीक है मैं कर रही हूँ। डॉक्टर को काम करता हुआ देख के एमसी सोच रहा होता है कि मैंने इसके साथ अभी कॉन्ट्रैक्ट किया है और मेरी लाइफ स्पान 10 दिन बढ़ गई। लगता है कि मुझे मिस बाई के साथ और भी इंटीमेसी पॉइंट गैदर करने चाहिए। डॉक्टर उस फॉर्मूले को बनाते हुए सोच रही होती कि जिस मुसीबतों को मैं इतना बड़ा सोच रही थी वो इस बंदे के लिए बिल्कुल आसान थी। इसने बड़ी आसानी से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया। ये तो काफी अजीब है। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस ही वापस कम बैक करती है कंपनी में और कहती है कि अरे समय खत्म हो गया भाई, कहाँ रह गए तुम लोग। अभी डॉक्टर और एमसी वहां पे आते हैं और डॉक्टर के हाथ में एक प्रोडक्ट होता है जिसे वो फी के हाथों में देती है और कहती है कि मिस ही इस बार मुझ पे भरोसा कीजिएगा, इस बार मैंने कोई गलती नहीं की है। अगर मुझसे कोई गलती होती है तो मुझे उसके परिणामों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अगले पल ही डॉक्टर के हाथ से वो फॉर्मूला लेती है और सीधा डायरेक्ट अपने चेहरे पे डाल लेती है, जिसे देख के एमसी कहता है कि अरे यार तुमने तो ये फॉर्मूला सीधा अपने चेहरे पे डाल लिया, क्या तुम्हें डर नहीं है कि कुछ गलत हो जाएगा। इस पे ही कहती है कि आखिर मुझे किस बात का डर है, पहले ही से तो मेरा चेहरा इतना खराब है और कितना ही खराब होगा और आखिर चीजें ऐसी ही रही तो समझ जाओ बच्चों तुम दोनों का नंबर लगने वाला है। थोड़ी देर बाद उस लड़की के चेहरे पे खारिश यानी कि मिस ही के चेहरे पे खारिश होने शुरू हो जाती है और देखते ही देखते उसका चेहरा चमक उठता है, जिसे देख के एमसी तो हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मैंने तो सोचा नहीं था कि ये इतनी सुंदर होगी। अब इस प्रोडक्ट के प्रभाव को देखने के बाद डॉक्टर एमसी के गले लग जाती है और कहती है कि मैं सफल हो गई, मैंने फाइनली स्नो विजन बना लिया। डॉक्टर एमसी का बहुत धन्यवाद करती है और इसी के साथ एमसी रोता हुआ सोच रहा होता है कि फाइनली अब मैं इंटीमेसी पॉइंट को काउंट करने के बाद 1 साल तो जी सकता हूँ और अगर मैंने कुछ इंटीमेसी पॉइंट को एक्सचेंज कर भी लिया तब भी मैं ग्रैंड रेजुएशन पिल को भी खरीद पाऊंगा, फिर भी मेरे पास इंटीमेसी पॉइंट बच जाएंगे। भाई ये बोलने की देर होती है, आई मीन सोचने की देर होती है और सिस्टम कहता है भाई तूने सक्सेसफुली रेजुएशन पिल को खरीद लिया है और तुम्हारे 200 इंटीमेसी पॉइंट काटे जा रहे हैं। अगले ही पल एमसी के हाथ में वो गोली आ जाती है। भाई एमसी की तो भाई माँ बहन एक हो जाती है। वो कहता है कि आदि है भाई ये क्या चल रहा है। वो चिल्लाता हुआ वहां से आगे बढ़ता है और कहता है कि आखिर तुझे हो क्या गया है सिस्टम, तूने ये अपने आप से एक्सचेंज कैसे कर ली और लास्ट टाइम ये पिल इतनी महंगी तो नहीं थी, इस समय इतनी ज्यादा कैसे तुमने इंटीमेसी पॉइंट ले लिया। तभी सिस्टम कहता है कि लास्ट टाइम ये पहली परचेज थी तुम्हारी इसलिए तुम्हें डिस्काउंट दिया गया था, इस टाइम ये रेगुलर है प्राइस बेटा। इस पे एमसी गुस्से में सिस्टम को देख के कह रहा होता है कि तुम तो बड़े रूथलेस हो बे। ही डॉक्टर से कहती है कि तुम्हारी ये जो दवाई है ये तो काफी पावरफुल है, तुम इस साल होने वाले मेडिकल कंपटीशन में हिस्सेदार क्यों नहीं बनती, उसमें हिस्सा क्यों नहीं लेती। इस पे डॉक्टर कहती है कि आपका मतलब नेशनल मेडिकल कंपटीशन, चाहती तो मैं भी हूँ वहां पे ज्वाइन करूं, वहां पे
कंपटीशन में हिस्सा लूं और उससे जो एडवांटेज होगा वो मेरे इस दवाई के प्रमोशन में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होगा, पर मैं पहले ही रिजेक्ट हो चुकी हूँ। इसमें ही एक कार्ड देते हुए कहती है कि इस कार्ड का इस्तेमाल करो और तुम्हें कोई भी रजिस्टर करने से रिजेक्ट नहीं करेगा। अब एमसी की नजर उस कार्ड पे पड़ जाती है। वो सोच रहा होता है कि क्या ये ब्लैक ड्रैगन कार्ड है। हाइचिंग सिटी में ये ब्लैक ड्रैगन कार्ड तो हाई लेवल एम्बलम के तौर पे माना जाता है। ये कार्ड इस सिटी में यानी कि हाइचिंग सिटी में सिर्फ 10 ही हैं, इससे ज्यादा नहीं है। और जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं वो इस कार्ड की पावर जो रहती है वो इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब ही वहां से जाने लगती है और पीछे खड़ा एमसी सोच रहा होता है कि मैंने रूमर्स सुने थे ब्लैक ड्रैगन फैमिली में एक यंग सिस्टर भी है, कहीं ये लड़की वही तो नहीं। तभी डॉक्टर हाथ में कार्ड लिए एमसी के पास आती है और कहती है कि आखिर इस कार्ड का इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे। इस बार जो इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज कर रहा है वो मेडिकल एसोसिएशन है और उनका लेवल काफी हाई है, हमारा तो कोई चांस ही नहीं है। तभी एमसी उस कार्ड को लेते हुए कहता है कि ये कार्ड यूजफुल है या नहीं है, हम लोग कोशिश करेंगे तभी तो पता चलेगा ना, चलो देखते हैं। एमसी डॉक्टर से पूछता है कि अगर ये कंपटीशन तुम्हारे लिए इतना जरूरी है तो क्यों ना हम लोग ट्राई करें। इस पे डॉक्टर कहती है कि क्या सच में हम लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। तभी डॉक्टर अपने फॉर्मूला को उठाती है और उसे देख के सोच रही होती है कि ये मेरा फिनिश प्रोडक्ट है, बस मेरे पास एक ही है, पर कोई बात नहीं, मैं इसे अपने साथ लेके चली जाऊंगी। अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें एक बड़ी बिल्डिंग दिखाई जाती है। लगता है ये जहाँ कंपटीशन हो रहा है वहीं की बिल्डिंग है। अब हमें उस बिल्डिंग के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक मोहतरमा खड़ी होती है और टेबल पे बैठे हुए चेयर पे बैठे हुए लड़के से कह रही होती है कि डायरेक्टर यू, जब मेरा फाइनल कंपटीशन होगा तो प्लीज मेरे लिए वोट करना। हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है, इसका नाम जा यू है और ये डायरेक्टर है मेडिकल ब्यूटी एसोसिएशन का। वो कहता है उस मोहतरमा से कि मिस्ट्रेस जाओ, आप चिंता मत करिए, आपकी रिलेशनशिप तो मिस्टर गाओ के साथ बहुत बढ़िया है और आप ही इस कंपटीशन को जीतेंगे। जब उनका साथ आपके साथ है तो आपका विकास तो होना पक्का ही है, आखिर आपको चिंता किस बात की है। तभी वहां पे डॉक्टर भी आ जाती है और एमसी भी आ जाती है। डॉक्टर कहती है कि हेलो, हम यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए आए हैं। तभी वो मोहतरमा फिरती है और उसका नाम हमें बताया जाता है जाओ ना, जो कि मेडिकल एस्थेटिक की प्रेसिडेंट होती है। वो कहती है ओ माय माय, लगता है यहाँ पे बहुत खतरनाक लोग आए हैं। अब उस मोहतरमा को देख के डॉक्टर खुश नहीं नजर आती। वो कहती है जोना। जोना कहती है डॉक्टर से कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे रजिस्टर करने की, आखिर तुम्हारी इतनी घटिया कंपनी कैसे रजिस्टर कर सकती है यहाँ पे। डॉक्टर एमसी को बताती है कि ये मेरी यूनिवर्सिटी की फ्रेंड जोना है। एमसी कहता है कि हाँ, इसे देखने से लगता नहीं है कि ये फ्रेंडली है। डॉक्टर कहती है कि हाँ, मुझे ये बात पता नहीं है कि ये हमेशा मुझे ही टारगेट क्यों करती है। तभी जोना यू के पास आती है, पता नहीं इसका नाम क्या था, जू था या यू था, ठीक है, इस बंदे के चश्मिश के पास आती है और कहती है कि एआई मेडिकल एस्थेटिक्स, हाँ ये तो वही कंपनी है ना जो कि अपने काले धंधे के लिए एक्सपोज हुई थी। सुनते ही उस बंदे के दिमाग में बत्ती जलती है। अब पता नहीं किस बात की जलती है, पर वो आगे आता है, वो अपनी चोमू सी शक्ल लेके डॉक्टर के पास आता है और भाई कहता है कि तुम तो मेंबर भी नहीं हो एसोसिएशन की, तो तुम पार्टिसिपेट कैसे कर सकती हो इस कंपटीशन में। इस पे डॉक्टर कहती है कि इस कंपटीशन में तो रेगुलर जो लोग होते हैं, नॉन मेंबर होते हैं, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आखिर तुम्हें चाहिए क्या अब इसमें रजिस्टर करने के लिए। हमारा प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है और तुम हमारा क्लिनिक डाटा भी देख सकते हो। इसमें वो चश्मिश बौखला जाता है भाई। वो रजिस्टर के पेपर जो होते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो उनके मुंह पे फेंकता हुआ कहता है कि मैंने बस तुमसे ये कह रहा हूँ कि तुम हमारी रिक्वायरमेंट में खरे नहीं उतरते। इसका मतलब ये है कि तुम लोग मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। अब इस चोमू की हरकतें देख के एमसी बौखला जाता है। अबे वो कहता है कि अबे कर क्या रहा है तू ड्रामे। तभी जोना आगे आती है और उन डॉक्यूमेंट्स को अपने पांव से रोनते हुए डॉक्टर को देखती है। अरे यार, मैं भी इसे बार बार क्यों डॉक्टर कह रहा हूँ, अरे डॉक्टर क्यों ना कहूँ यार, ये कोट पहन के ही आ गई है यहाँ पे सीधा। बाई की तरफ देखती है। बाई जो कि अपने पेपर्स जो रहते, डॉक्यूमेंट्स रहते, वो उठा रही होती है। उसे देख के कहती है कि बाई जी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारी हालत इतनी गिरी हुई हो जाएगी। तुम तो यूनिवर्सिटी की टॉप स्टूडेंट थी ना, मुझे तुम्हारी ये हालत देखते हुए तरस आता है। तभी डॉक्टर इस अपने डॉक्यूमेंट्स को नीचे पड़ा हुआ देख के रोने, थोड़ी रोतड़ू शक्ल बना लेती है। वो कहती है कि ये मेरा हार्ड वर्क है, प्लीज इसे टच मत करो, इसकी डिसरिस्पेक्ट मत करो। तभी पीछे एमसी जोर से चिल्लाता है कि इससे माफी मांगो। एमसी अपने हाथ में वही
ब्लैक ड्रैगन कार्ड लिए बोलता है, चिल्लाता है कि मैं अभी ये घोषणा करता हूँ कि तुम अभी के अभी इस लड़की से माफी मांगो। तभी वो चश्मिश सच में यार चोमू है, वो कहता है कि क्या तुम मुझे ये ब्लैक कार्ड दे रहे हो? वाह वाह, बहुत बढ़िया बढ़िया। एमसी हैरान होते हुए कहता है कि ये कोई बैंक कार्ड नहीं है। तभी चश्मिश उस कार्ड को उठा के फेंक देता है और कहता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि तुम यहाँ पे इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकते। अब मैं तुम्हारी एंट्री उम्र भर के लिए यहाँ पे बैन कर दूंगा। अब जाओ, दफा हो जाओ मेरी नजरों से, दूर हो जाओ यहाँ से। एमसी उस चोमू को कहता है कि ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, तुम्हें इतनी हिम्मत है कि तुमने ब्लैक ड्रैगन कार्ड को फेंक दिया। इस पे चोमू कहता है कि आखिर तुम होते कौन हो मुझे ये बताने वाले, और तुम मेरे सामने खड़े भी कैसे हो अभी तक? मैंने कभी भी इस घटिया ब्लैक ड्रैगन कार्ड के बारे में कभी नहीं सुना। तभी जोना भी डॉक्टर को टीज करते हुए कहती है कि बाई जी जरा देखो तो अपने आदमी को संभाल लो यार, वो तो कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है। तभी बाई एमसी के पास आती है और कहती है कि लियो क्या हम लोग यहाँ से चल पड़े? तभी एमसी कहता है कि रुको, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तभी एमसी चिल्लाता वो कहता है कि अभी अपने प्रेसिडेंट को यहाँ बुलाओ जल्दी। तभी एमसी सोच रहा होता है साथ में कि मैं यहाँ का यंग मास्टर हूँ हाईचेंग सिटी का, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो सकती इस कार्ड के बारे में। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो कि कहता है कि आखिर तुम्हें मेरे से क्या चाहिए? ये आदमी होता है प्रेसिडेंट क्यूमिंग, मेडिकल एथलेटिक्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट क्यूमिंग। इसे आते देख जोना कहती है कि प्रेसिडेंट क्वी, ये तो बस एक छोटा सा मैटर है। यहाँ पे एक छोटी कंपनी आई हुई है जो कि रिजेक्ट हो गई है क्योंकि उनके जो प्रोडक्ट हैं वो काफी पुअर हैं क्वालिटी में। अब वो यहाँ पे बवाल कर रहे हैं। जिस पे क्यूमिंग कहता है कि आखिर कैसी कंपनी है ये, इसे डायरेक्ट ब्लैक लिस्ट में डालो। तभी वो ग्राउंड में पड़ा हुआ वो ब्लैक ड्रैगन कार्ड देख लेता है और वो कहता है कि ओ अरे नहीं, ये तो, उस कार्ड को उठाता है और कहता है कि ये तो सच में ब्लैक ड्रैगन कार्ड है। अब प्रेसिडेंट को वो कार्ड उठाता हुआ देख के वही चोमू कहता है कि सर जी इसे डस्टबिन में फेंक दो जल्दी से, अपने हाथ गंदे मत करो। प्रेसिडेंट ये बच्चा इस कार्ड को बार बार दिखा रहा था तो मैंने इसे फेंक दिया। अब इस बात को सुन के बुखलाया हुआ प्रेसिडेंट कहता है क्या तुमने इसे फेंक दिया? अब चोमू बहुत ही अपनी कॉन्फिडेंस से कह रहा होता है कि हाँ ये मैंने किया है। तभी उस चोमू को प्रेसिडेंट से कस के थप्पड़ पड़ता है और प्रेसिडेंट साथ में बोल रहा होता है कि तुम गधे कहीं के, अगर तुम्हें मरने की इतनी जल्दी पड़ी है तो मुझे उसके साथ में मत खींचो। अब ये देख के जोना भी शौक में होती है, वो कहती है कि आखिर चल क्या रहा है भाई। तो चोमू कहता है कि प्रेसिडेंट आपसे कोई गलती हो गई है, ये तो बस एक ऑर्डिनरी कार्ड है। सुनते ही प्रेसिडेंट उस चोमू का कॉलर पकड़ता है और उस पे दे धना धन थप्पड़ पे थप्पड़ मारता है और साथ में प्रेसिडेंट कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ब्लैक ड्रैगन कार्ड को ऑर्डिनरी कार्ड कहने की? क्या तुम्हें मरने का इतना शौक है? तुम अपनी जिंदगी से थक गए हो? तभी प्रेसिडेंट उस कार्ड को लिए एमसी के पास जाता है और माफी मांगता है कि वो अपने काम को करने में असमर्थ रहा जिसकी वजह से आपको कुछ दिक्कत हो गई। आप इस कंपटीशन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपको रजिस्टर करने की भी जरूरत नहीं। इस पे एमसी कार्ड लेता हुआ काफी टेंशन में कहता है कि प्रेसिडेंट कोई लगता है तुम्हारे एसोसिएशन में बंदों से कैसे डील करते हैं वो सिखाया नहीं जाता। इस पे प्रेसिडेंट चेहरे में पसीना लिए कहता है कि हाँ मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब इस सीन को देख के डॉक्टर हैरान होते हुए सोच रही होती है कि क्या वाकई में ये कार्ड सच में इतना पावरफुल है। दूसरी तरफ जोना भी सोच रही होती है कि आखिर इस बंदे की आइडेंटिटी क्या है, इसने तो प्रेसिडेंट क्यू को एकदम से घुटने में ला दिया। तभी प्रेसिडेंट क्यू उस चोमू को पोजीशन से बर्खास्त कर देते हैं। वो कहते हैं कि तू जल्दी से फौरन से यहाँ से निकल जा। बौखलाया हुआ चोमू पर्सन कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पहचानने में गलती हो गई। तभी प्रेसिडेंट एमसीओ डॉक्टर को अंदर की ओर ले जाता है और कहता है कि प्लीज इस पे ध्यान मत दीजिएगा। तो पीछे से वो बंदा चिल्लाता हुआ कहता है, रोता हुआ कहता है कि मैं अपनी जॉब नहीं खो सकता, मुझे अपने बीवी बच्चों को भी पालना है, प्लीज मुझे इस बार माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी।